हैप्पी मॉर्निंग बच्चों। आज की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सिर्फ 1 मिनट मन ही मन थैंक करेंगे अपने पेरेंट्स को, जो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, थैंक यू बच्चों। आज की हमने क्लास की शुरुआत पेरेंट्स के ब्लेसिंग्स के साथ कर ली है, और आपको पता है आपके पेरेंट्स से ज्यादा आपको कोई प्यार नहीं कर सकता है ना, क्योंकि वो उनकी ब्लेसिंग्स होंगी तो आप कुछ भी। तो बच्चों, आज की हमने आपके नीट 2027 की जर्नी सबसे इम्पोर्टेंट चीज से की है, वो है आपके पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स आपको मिली हैं। जरूरी नहीं है हम जाके बोलें उनसे तभी वो हमें ब्लेस करें, मन ही मन में कनेक्ट हो गए, है ना। और आप जब कोई चीज रिसीव करने के लिए तैयार हो तो वहां से शुरू हो जाती है आना, है ना। अब हम आते हैं सब्जेक्ट पे। अब एक चीज मैं आपको बहुत क्लियर कर दूं कि क्योंकि 360 मार्क्स यानी 50% आपका बायो है, ठीक। पहले उस चीज के इंपॉर्टेंस को रियलाइज करो। डोंट सेटल फॉर 315, 320, 325 कि ठीक है ना, अच्छे तो हैं, मत करना ये। आपको पता नहीं है एक एक नंबर पे आजकल कितनी रैंक गिर जाती है, और सबसे सेफ स्कोर होता है बायो में स्कोर करना। ये तो आप भी रियलाइज करते होंगे कि जो मेजर पार्ट है वो आप यहां से खींच सकते हो, ठीक। अब इसमें आपको करना क्या है, आपको यहाँ का जो मेरे साथ साथ मैं क्या कराऊंगी वो तो आपको दिख जाएगा। अब आपको कैसे मेंटेन करना है, एक आप रोज कॉपी यहाँ पर जो लाओगे उसमें हम क्या करेंगे, जो भी टॉपिक चल रहा होगा उससे इंपॉर्टेंट चीजें जो जो मैं आपको बोलूंगी वो आप लिखते जाओगे, ठीक। कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं एनसीईआरटी के बगल में लिखवाती हूँ, वो अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है, ताकि जब जब आप एनसीईआरटी से रिवाइज करो आपको वो चीज दिखती रहे, ठीक। हाँ, तो एक तो हो गया आपका मेन रजिस्टर, एक आपकी एनसीईआरटी जो न्यू एडिशन की होनी चाहिए। उसका रीजन है कि कुछ कुछ चेंजेस हो जाते हैं छोटे छोटे डेटा में, तो वो अपन निग्लेक्ट नहीं कर सकते। तीसरी चीज, जैसे सर ने बताया मिस्टेक नोटबुक, उसमें तो आप मिस्टेक्स लिखोगे डेली के, तो उसमें एक जो सर ने कल बताया था फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। चौथी चीज ये कि आपको डेली एक छोटा सा सिंपल सा होमवर्क मिलेगा, ठीक। और वो आप गूगल की या एआई की मदद से मत करिएगा, है ना। आप खुद सोचिए जो आपको दिया जा रहा है ना, खाना पूर्ति के लिए नहीं कि जाके दिखाना है यहाँ पर क्लास इंचार्ज को, नहीं, आप उसको सोचिए, आपको अच्छा लगेगा, है ना। जब आप उसके लिए वर्क करोगे ना, आप सोचोगे थोड़ा सा, अगर आपने कम भी किया, क्योंकि हम आपको स्टूडेंट टीचर मीटिंग में देखेंगे कॉपी, अगर आपने नहीं भी ठीक से किया है या आपको डाउट भी है तो आप मेरे से आके पूछ सकते हैं, पर आप गूगल की मदद मत लीजिए, नहीं तो उसमें आपकी कोई चीज का बेनिफिट नहीं मिलेगा, समझ गए। लास्ट चीज, अभी मतलब क्लास शुरू होने से पहले जो भी टॉपिक आज पढ़ाया जाएगा उससे रिलेटेड जो आपका क्वेश्चन बैंक में टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिए हुए हैं वो कर लेना। उससे बेनिफिट क्या मिलेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा बताओ, क्यों बढ़ेगा? क्योंकि आपको ये रियलाइज होगा कि मैं हर तरह के क्वेश्चन कर पा रहे हैं, चाहे सिंपल हो, चाहे मल्टीपल स्टेटमेंट हो, चाहे असर्शन रीजन हो, चाहे मैच द फॉलोइंग हो। कॉन्फिडेंस मेन रोल प्ले करता है किसी भी चीज में। एक बार आपके अंदर वो फीलिंग आ गई ना कि हम पूरा कर पा रहे हैं, आपको कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक। यहाँ के कंटेंट के अलावा कोई मॉड्यूल फॉलो मत करना, नहीं तो 250 से 280 के बीच में मार्क्स आएंगे, ठीक। उसका रीजन है कि जो कंटेंट आएगा जो वो आपको सब पढ़ाया जाएगा, ठीक, सब पढ़ाया जाएगा, पर उसी को ही हमें 20-25 बार पढ़ना है, ना कि हमें इतनी सारी। भाई मेहनत तो आप सब करोगे, दूसरा भी बच्चा कर रहा है, पर अगर मान लो आप अपनी मेहनत को इतना सारा करने पे लगे हुए हो तो आप इतने सारे कंटेंट को पूरे साल में 3 या 4 बार ही पढ़ पाओगे। और जो आएगा, सपोज इतना आएगा, उसमें जो अवेयर बच्चा है वो उसी चीज को 25-30 बार पढ़ रहा है। मेरा एक स्टूडेंट है, उसने 50 बार एनसीईआरटी पढ़ी थी, जीएमसी में नकुल आप मेरे उसमें सर्च कर लोगे ना रिव्यूज में, नकुल झावर नाम है, तो वो 50 बार एनसीईआरटी, समझते हो क्या मायने होते हैं। तो उसको ना कुछ भी पूछ लो, उसको लोकेशन भी पता रहती थी,
ये वर्ड यहाँ दिया हुआ है, इस पेज रटा नहीं था उसने, रटता नहीं था, पर उसने इतनी बार रिवाइज कर लिया था, तो 35 मिनट्स में पूरा पेपर फ्लॉलेस तरीके से और कॉन्फिडेंस से, फुल कॉन्फिडेंस से कर लिया, और वो भी किस टफ पेपर में, नीट 2025 में। और फिर उसने फिजिक्स केमिस्ट्री में काफी समय दिया अपना। तो मेरा ये मतलब है आपको बताने का कि जो आएगा, मैं ये नहीं कह रही हूं कम पढ़ना है, कम समय नहीं, मतलब कम मेहनत नहीं करनी है, उस मेहनत को जो आएगा उसको आपको मल्टीपल टाइम्स पढ़ना है, और जो उसके बाद जो आप मास्टरी कर लोगे, उसके बाद जो टाइम बचेगा वो फिजिक्स केमिस्ट्री में यूटिलाइज करना है, तो आपके सारे सब्जेक्ट्स में बैलेंस हो जाएगा। अब अगर हम ऐसी चीजें पढ़ें जो आएंगी ही नहीं, तो हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं कि नहीं, ये आइडिया है। ठीक, तो अब हम शुरू कर रहे हैं। आज का टॉपिक है केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये जो टॉपिक है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे इसलिए लगता है क्योंकि ये दूसरे ह्यूमन फिजियोलॉजी के टॉपिक्स के साथ कनेक्टेड है, इसलिए मैंने ये लिया है। इसमें कुछ रोल आपको किडनीज का भी दिखेगा, कुछ रोल आपको जीआईटी का दिखेगा, कुछ हार्ट का दिखेगा। तो कोई हमारी बॉडी में कोई ऐसा सिस्टम ये नहीं है जो आइसोलेशन में काम करता है ना। हम एक दूसरे की, हमारे बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं, हमें पूरी ही फिजियोलॉजी, पूरी ही एनाटॉमी पता होनी चाहिए। नहीं कि ये पढ़ा है तो बस हमें यही आया, ताकि अगर मल्टीपल कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन आ जाए तो हम आसानी से कर लें। ठीक, कॉपी निकाल लीजिए, एनसीईआरटी खोल लीजिए सब लोग। और अगर यहाँ पर कंजेस्टेड लग रहा है, यहाँ बैठिए, कहीं पर भी ऐसे बैठिए जहाँ आराम से आप लिख सको। एनसीईआरटी खोल लीजिए और अपनी नोटबुक खोल लीजिए। हर लाइन जो यहाँ पर पढ़ाई जाएगी उस पे अभी के अभी मेंटली एक क्वेश्चन फ्रेम किया जाएगा। ठीक, पूरी दिमाग को एक्टिव रखना है, कोई भी चीज थॉट कहीं और नहीं जाएगा, क्योंकि आपको यही, क्योंकि मैं पूछूंगी आपसे कि बेटा आप इस लाइन पे मुझे क्वेश्चन बना के दिखाओ। किसी से भी पूछ सकते हो, डरने की बात नहीं है। अगर आएगा तो आप बताओगे, नहीं आएगा तो बोल दोगे मैम अभी नहीं बन पा रहा है। ठीक, चलिए, ये वाला जो चैप्टर है ये बता रहा है कि हमारे बॉडी पार्ट्स के, हमारे बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो आपस में कोऑर्डिनेटेड रूप से काम करते हैं। कोऑर्डिनेशन क्या है? मान लो मैंने आप लोगों को कोई टास्क दिया और आप लोग सब मिलके कर रहे हो वो चीज, तो वो क्या हो गई? कोऑर्डिनेशन। ठीक, अब कोऑर्डिनेशन क्यों जरूरी है? वो ये कह रहे हैं कि मान लो आप विगरस एक्सरसाइज कर रहे हो, तो आप, ये नहीं है कि हमारी बॉडी ने बोल दिया कि अभी तो भैया लोकोमोशन का काम है, हम दूसरे जो ऑर्गन्स हैं वो पार्ट नहीं लेंगे। अगर आप विगरस एक्सरसाइज कर रहे हो, फास्ट रनिंग कर रहे हो, तो आपकी बॉडी को दूसरे ऑर्गन्स को भी उसमें मदद करनी पड़ेगी। कैसे? जैसे आप जब फास्ट ट्रेडमिल करते हो या वॉक करते हो, तो आपके ऑक्सीजन सप्लाई भी ज्यादा चाहिए, एनर्जी डिमांड बढ़ गई, तो उसके लिए बॉडी क्या करेगी? इंक्रीज्ड ब्रीदिंग रेट, इंक्रीज्ड हार्ट रेट, मतलब इंक्रीज्ड जो आपका हार्ट की जो एक्टिविटी है। क्यों? ताकि उस चीज को मेंटेन कर सके। ठीक, तो क्या है? ये सब कोऑर्डिनेटेड रूप से काम कर रहे हैं। अब यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट द न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड्स। अब न्यूरल और केमिकल दो सिस्टम होते हैं जो पूरे बॉडी के पार्ट्स को कोऑर्डिनेट करने में मदद करते हैं, पर न्यूरल और केमिकल में थोड़े से डिफरेंसेस होते हैं। तो एक आप टेबल बना लीजिए। सबसे पहले एक टेबल बना लीजिए। ये देखिए, होता क्या है, आप ये बताइए कि हमारे बॉडी में मिलियंस ऑफ सेल्स हैं, मिलियंस ऑफ सेल्स। तो क्या पॉसिबल है कि उतने सारे न्यूरॉन्स हो? क्यों? उतने सारे न्यूरॉन्स हो। ठीक, तो जो नर्वस टिश्यू है, ये वाला जो है ना, फर्स्ट वाली लाइन, अभी इसको फर्स्ट वाली पॉइंट को छोड़ो, ये वाली चीज को, नर्वस कोऑर्डिनेशन इज रैपिड। रैपिड यानी बहुत फास्ट,
न्यूरल जो होता है वो कैसा होता है, बहुत फास्ट। ठीक। हार्मोनल कोऑर्डिनेशन जो होता है वो कंपैरेटिवली कैसा होता है, स्लो। पहले तो ये लिखिए, एक टेबल बना लीजिए, हार्मोनल कोऑर्डिनेशन इज स्लो। फर्स्ट वाली पॉइंट को आप ओमिट कर सकते हैं, ये पहले आता था क्वेश्चन, अभी नहीं आता इसलिए मना कर रही हूं। पहले क्या होता था, जो 3 जर्म लेयर्स होती है ना, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, उससे कौन से ऑर्गन्स डिराइव्ड हैं वो भी आते थे। ये कब आता था, 15-20 साल पहले, अब नहीं आता, इसलिए बिल्कुल मैं नहीं करवाऊंगी। हार्मोनल कोऑर्डिनेशन स्लो होता है, न्यूरल कोऑर्डिनेशन क्या होता है, रैपिड। ये जो है ये वाइड स्प्रेड होता है। क्यों वाइड स्प्रेड है, क्यों वाइड स्प्रेड है हार्मोन्स वाला, क्योंकि जो हार्मोन्स हैं वो डक्टलेस ग्लैंड्स के सीक्रेशन है, डक्ट नहीं है, पैसेजेस नहीं है, तो वो अपने पूरे सीक्रेशंस ऐसे ब्लड में रिलीज कर देते हैं। और ब्लड तो आपको पता है वो ही एक मीडियम है जो सारे सेल्स, टिश्यूज तक न्यूट्रिएंट्स, सारी जो गैसेस वो सब ट्रांसफर करता है। तो वो एक ऐसा मीडियम है जो वाइड स्प्रेड है। आई समझ में, वो कैसा है, वाइड स्प्रेड है। और न्यूरल कैसा है, पॉइंट टू पॉइंट, जिस सेल तक वो पहुंचेगा केवल उसी को ही वो इम्पल्स पहुंचाएगा। आ रही है समझ में, क्लियर है। न्यूरल जो है बेटा वो कैसा है, जैसे सपोज करिए ये आपका न्यूरॉन है, तो जिस सेल तक पहुंचेगा बेटा उसी को ही वो इनर्वेट करेगा, उसी तक पहुंचेगा। इसलिए इसके एक्शन को हम बोलते हैं लोकलाइज्ड। क्या बोलते हैं बेटा, केवल उस सेल तक जहां पर उसको जो जिसको वो इनर्वेट कर रहा है केवल वहां तक ही वो उसके इंपल्स को पहुंचाएगा। पर जो हार्मोनल कोऑर्डिनेशन है वो कैसा है, वाइड स्प्रेड। क्यों अमोक, क्यों है वाइड स्प्रेड, क्यों है वाइड स्प्रेड, क्योंकि उसने अपने सीक्रेशन पोर कर दिए, अब ब्लड में चला गया। ब्लड तो पूरे ही बॉडी का मीडियम है, जहां जहां जो पहुंचाना है। आई समझ में। इट्स इफेक्ट इज लॉन्ग लास्टिंग, इसका इफेक्ट लॉन्ग लास्टिंग होता है, काफी समय तक रहता है, और इसका इफेक्ट शॉर्टर ड्यूरेशन का होता है। अब कैसे क्वेश्चन बनेगा यहां से, यति बेटा कैसे क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन ऐसे एमसीक्यू टाइप आ सकता है कि which system provides long lasting वेरी गुड, with shorter, वेरी गुड, या फिर ऐसे आ सकता है कि hormonal chemical system provides which type, वेरी गुड। ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है। एक ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है बेटा कि विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स ट्रू फॉर न्यूरल बट नॉट फॉर, है ना, ऐसे आता है ना। both of them provides control, both of them provides coordination, yes, they both of them take part in the coordinated functions of the body, वो भी सही। पर कौन सा रैपिड है, कौन सा स्लो है, कौन सा लोकलाइज्ड है, कौन सा वाइड स्प्रेड है, कौन सा लॉन्ग लास्टिंग है, कौन सा शॉर्ट लिव्ड है, क्लियर है, पक्का बोलते रहना। और अगर कहीं परेशानी हो तो पूछिए, क्लैरिटी के लिए बिल्कुल पूछो कि आपको आ रहा है ललित समझ में। अब से आप मेरे पास बैठा करो, ठीक है। और अब से सबको यहाँ थोड़ी बिठा सकते हैं, पर थोड़ा सा मेरे साथ पास रहोगे तो मैं मॉनिटर करूंगी। हाँ, यहाँ तक क्लियर है बच्चों, ठीक है। अब वापस आ जाइए भाई, इस हमारे जो एनसीईआरटी वाली लाइन है उसको मैं अच्छा अच्छा आराम से लिखो, आराम से लिखो, कोई जल्दी नहीं है। अगर किसी भी बच्चे ने एक ये वाली मेरी बात फॉलो कर ली कि आपने घर में जब रिवाइज की और हर लाइन से मेंटली एक क्वेश्चन बनाना है, पूरे कॉपी में नहीं लिखना है, उसमें आपके 2 फायदे होंगे। एक तो आपका मोबाइल आपसे छूट जाएगा। क्यों यति, मोबाइल क्यों छूटेगा बेटा? क्योंकि अपन का दिमाग वर्क कर रहा है एक्टिवली। तो जब दिमाग एक्टिवली वर्क कर रहा है तो इसकी कहाँ फुर्सत है अपन को। पैसिव जब हो जाते हैं ना तब ये पैसिव काम है। टीवी वॉचिंग, मोबाइल वॉचिंग इज पैसिव। एक्टिव क्या होता है? रीडिंग, एनालिसिस,
राइटिंग, उस टाइम पे आप जब राइट करते हो मोबाइल देख सकते हो, पर जब आप बैठे हुए पसरे हुए हो ये देख रहे हो तो क्या है, ये सब पैसिव है, कचरा काम, आपकी पूरी एफिशिएंसी ये ड्रेन कर लेता है। तो अब इसके ऊपर आपने क्या करना है, घर पे हर लाइन से मेंटली एक सवाल बनाना है। आप 6 दिन के अंदर राजा बन जाओगे। आपको पता है क्या लगेगा, आपका दिमाग वर्क करेगा, अच्छा ये लाइन पे ऐसा सवाल बनेगा, ये लाइन पे एग्जामिनर ऐसा पूछेगा, आप उसके माइंडसेट से सोचने लग जाओगे कि इस लाइन से इस बार आएगा क्वेश्चन। अब ये लोग, कई बच्चे बोलते हैं मैडम आप ऐसा लगता है आप ही पेपर बना रहे हो। मैं कोई महान नहीं हूं, पर क्या है, मैं समझ गई हूं, जब मैं पेपर बनाती हूँ मैं सोचती हूँ इस लाइन से कैसे एग्जामिनर बनाएगा, वो मैं सोचती हूँ। बस आप भी इससे सोचने लग जाओगे जैसे रीड करोगे, है ना। इशिता को तो पता है, वो मेरे से पढ़ी हुई है। हाँ चलो अब यहाँ से रीड करेंगे। एनसीईआरटी चाहे कितने भी हम टेबल दे दें, एनसीईआरटी से अच्छा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये बोल रहे हैं यू हैव ऑलरेडी लर्न्ड दैट द न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड अ पॉइंट टू पॉइंट इंटरेक्शन। अभी अपन ने पढ़ा, जहां तक वो जाएगा उसी पॉइंट पे वो आगे इंपल्स जनरेट करेगा। पॉइंट टू पॉइंट रैपिड। अब देखो यहां पर रैपिड की जगह वहां पर क्या दे देंगे, स्लो। आई समझ में, वहां पर रैपिड की जगह केवल एक वर्ड डालेंगे स्लो, और पूछेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इनकरेक्ट। आई समझ में। तो रॉन्ग हो जाएगा। हाँ रॉन्ग हो जाएगा। पहला कीवर्ड क्या है, पॉइंट टू पॉइंट, वहां पर वो वाइड स्प्रेड दे देंगे, वहां पर क्या दे देंगे, तो ये कीवर्ड है। दूसरा रैपिड, द न्यूरल कोऑर्डिनेशन इज फास्ट बट शॉर्ट लिव्ड। तो आप तीनों कीवर्ड्स रिपीट करो। पहला कीवर्ड पॉइंट टू पॉइंट, दूसरा रैपिड, तीसरा, अब क्लियर। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, शॉर्ट लिव्ड। फिर एजर्शन रीजन का क्वेश्चन क्या बनेगा, एज द नर्व फाइबर्स डू नॉट इनर्वेट ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी। क्या ऐसा पॉसिबल है कि जितने सेल्स हैं हमारी बॉडी में, मिलियंस ऑफ सेल्स, उतने ही न्यूरॉन्स हों? तो रीजन, एजर्शन रीजन, as the nerve fibers do not innervate all cells of the body and the cellular functions have to be continuously regulated। हमारे बॉडी में सेल्स ही तो फंक्शनल यूनिट है, उनके फंक्शंस को मॉनिटर करना, उनके फंक्शंस को रेगुलेट करना जरूरी है। इसलिए एक और कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ी जिसका नाम क्या है, केमिकल कोऑर्डिनेशन। आई समझ में। अब एजर्शन रीजन कैसे बनेगा, जहां पर भी एज दिया है, सिंस दिया है, बिकॉज दिया है, ठीक। As the nerve cells do not innervate all cells of the body and the cellular functions need to be regulated, a special kind of coordination and integration has to be provided. This function is carried out by hormones. The neural system and endocrine system jointly coordinate. Coordinate का मतलब मिलजुल के, और homeostasis का मतलब लिखो, होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस, होम्योस्टैसिस कांस्टेंट, हाँ लिखो कॉपी में। अभी तो मैं कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट, constant internal environment, constant internal environment is called homeostasis. Constant internal environment is called, किसका environment, हमारी बॉडी का। क्यों जरूरी है बेटा होम्योस्टेसिस, आपके बॉडी फंक्शंस को वर्क करने के लिए एक ऑप्टिमम पीएच, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर, ये सब चाहिए। तो ये है होम्योस्टैसिस। क्लियर है, इट इज डिफरेंट फ्रॉम कोऑर्डिनेशन, है ना। एकदम क्लैरिटी रखेंगे पहले दिन से। होम्योस्टैसिस, कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट, क्लियर है बेटा। और कोऑर्डिनेशन मींस व्हेन, लिखिए कोऑर्डिनेशन, जिसको लिखना है मतलब इजी है वैसे। कोऑर्डिनेशन when two or more
when two or more systems jointly help and complement each other's function, एक दूसरे के फंक्शन को साथ में कॉम्प्लीमेंट करके कर रहे हैं, तो उसे क्या बोलेंगे बच्चों? कोऑर्डिनेशन। ठीक है, यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा? वेरी गुड बेटा अमोक, कोई डाउट? पक्का? ठीक है, शाबाश। अब आ जाओ एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हॉर्मोन्स। आप लोगों ने 9th 10th क्लास तक ये पढ़ा होगा कि जो हॉर्मोन्स हैं वो मतलब 2 टाइप के ग्लैंड्स हैं जो अभी तक हम पढ़ते आए हैं। वो ये है कि एक हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जिनमें पैसेजेस होते हैं। ये दिख रहा है आपको? डक्ट दिख रहा है? डक्ट का मतलब क्या होता है? पैसेज। ये देखो डक्ट दिख रहा है, जो भी यहां से सीक्रेट हुआ वो डक्ट के थ्रू रिलीज हो गया, दिख रहा है? तो ये हैं डक्ट वाले ग्लैंड्स, इनको बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। क्या बोलते हैं? तो जब भी आप लोग कॉपी में लिखेंगे तो बहुत लंबी लंबी कहानियां नहीं लिखनी है, ठीक है ना? बहुत लंबी कहानियां लिखने से टाइम वेस्ट होता है। यहां पर आप लोगों के लिए ग्लैंड्स जैसे आपने लिखा, फिर क्या लिखोगे बताओ बेटा? एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के एग्जाम्पल क्या है बेटा? जैसे सलाइवरी ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड्स, ये सब क्या हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जिनमें डक्ट है। मेमोरी ग्लैंड्स पढ़ा है ना 12th में? दिखता है डक्ट, दिखता है मेमोरी डक्ट, याद है? तो वो सब क्या है? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। जैसे हमारे लैक्राइमल ग्लैंड्स, आपको पता है टीयर्स जो सीक्रेट होते हैं, यहां पर होता है लैक्राइमल ग्लैंड्स, उसमें भी पैसेजेस होते हैं जिसके थ्रू टीयर्स जो हैं वो रिलीज होते हैं। समझ गए? उसका जस्ट ऑपोजिट है एंडोक्राइन ग्लैंड, उसमें कोई भी पैसेज नहीं है, डक्ट नहीं है। जो भी वो सीक्रेट करता है वो सीधा देखो सीधा रिलीज कर दिया। किसमें? ब्लड में। अब ब्लड ही तो मीडियम है, तो आराम से टिश्यूज को पहुंच जाएगा। इसे बोलते हैं डक्टलेस ग्लैंड्स, डक्टलेस ग्लैंड्स। ठीक, तो यहां पर आप लोग जो अपना टेबल बनाएंगे वो बनाइए, उसमें लिखिए एक्सोक्राइन एंडोक्राइन, सिर्फ कीवर्ड लिखिए। एक्सोक्राइन के नीचे क्या लिखोगे? विथ डक्ट्स। और एंडोक्राइन में क्या लिखोगे? डक्टलेस। पूरी कथा नहीं लिखनी, कीवर्ड्स लिखिए, बहुत स्मार्ट अप्रोच रखिए, पूरे नंबर आएंगे। श्रेया बेटा समझ गए? श्रेया इस बार अपन को कितने लाने हैं बता, है ना? श्रेया पड़ी हुई है मेरे से, ये भी पड़ी हुई है। मुस्कान बेटा फुल लाने हैं? हाँ, अब ये हमारी पुरानी डेफिनेशन थी कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के सीक्रेशन है वो क्या कहलाएंगे? हॉर्मोन्स। ये पुरानी डेफिनेशन थी ना। 9th 10th में हम क्या पढ़ते थे कि जो भी हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के सीक्रेशंस हैं वो क्या कहलाते हैं? हॉर्मोन्स। पर बाद में ये रियलाइज हुआ कि ऐसे बहुत सारे हॉर्मोन्स हैं जो ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स के सीक्रेशन नहीं है। जैसे हार्ट से भी हार्मोन रिलीज होता है, एट्रियल नाइट्रियोटिक फैक्टर। हमारे जीआईटी से भी रिलीज होता है, गैस्ट्रिन रिलीज होता है, जीआईपी रिलीज होता है, सीसीके रिलीज होता है। ये भी अपन पढ़ेंगे, जस्ट बता रही हूं। तो क्या ये सही होगा कि हम केवल ये बोल दें कि हॉर्मोन्स आर मतलब डेफिनेशन में बोल दें कि हॉर्मोन्स आर द सीक्रेशंस ऑफ? ये पार्टली सही है,
पूरा सही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें वो चीजें नहीं आएंगी जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अलावा सीक्रेशंस आते हैं, नहीं आएंगी ना। जैसे अपना इरिथ्रोपोइटिन हो गया, भाई किडनी कोई एंडोक्राइन ग्लैंड तो है नहीं, पर वो भी सीक्रेट कर रही है हार्मोन। तो अब क्या करें? अब डेफिनेशन को मॉडिफाई कर दिया। कैसे करा? उन्होंने बोला कि एक काम करो, करंट साइंटिफिक, अब देखो यहाँ खेल करेगा, अभी ये छोटे बच्चों को बता रही हूँ, आप लोगों को तो पता है। जैसे मान लो आ गया करंट साइंटिफिक डेफिनेशन क्या है, और बिल्कुल सही लिख दिया उन्होंने कि हॉर्मोन्स आर सीक्रेशंस ऑफ नॉन ये डक्टलेस ग्लैंड्स। तो वो करंट साइंटिफिक डेफिनेशन नहीं है, वो पुरानी डेफिनेशन है, क्लासिकल। तो वर्ड को भी पकड़ना है, क्लासिकल। अच्छा, आजकल क्या करते हैं मैं आपको बताऊं, मैं आपको एक चीज बता रही हूं, आजकल क्या करते हैं, स्टेटमेंट्स भी सही देते हैं पर क्वेश्चन में उन्होंने ऊपर गलत चीज दे दी है। जैसे मान लो अभी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूं, अभी 2 साल पहले एक बहुत स्मार्ट क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। बाकी सारी पॉइंट्स भी सही थी, सारी पॉइंट्स सही थी, एक भी स्टेटमेंट अपने आप में गलत नहीं था, क्योंकि उन्होंने इंसुलिन के बारे में ही बताया था कि प्रो इंसुलिन होता है, फिर मैच्योर होता है, फिर उसमें एक एक्स्ट्रा सी पेप्टाइड होती है, पर वो जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन के ऊपर सही नहीं था। तो बच्चों का गलत हुआ, क्योंकि बच्चों ने ऊपर वाली लाइन नहीं रीड की, उनको क्या लगा कि करेक्ट बताना है। अपन क्या करते हैं, अपन का एक जब हम पेपर सॉल्व करते हैं तो क्या ऊपर देख लिया करेक्ट इनकरेक्ट, जल्दी से बढ़ गए। अब करेक्ट में उन्होंने सारे स्टेटमेंट करेक्ट दे दिए कि वो उसमें पेप्टाइड हार्मोन होता है, उसमें एक एक्स्ट्रा स्ट्रेच होता है, सी से वो स्लॉटर्ड एनिमल से निकलता था, सब सही है। पर ऊपर क्या दिया था, विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स ट्रू फॉर जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। तो अगर ये पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स होल्ड ट्रू फॉर क्लासिकल या विच होल्ड्स ट्रू फॉर साइंटिफिक, वो भी देखना है। आई समझ में? अब ये कह रहे हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स में डक्ट नहीं होते, इसलिए उनको क्या बोलते हैं, डक्टलेस ग्लैंड्स। उनके सीक्रेशंस को क्या बोलते हैं, हार्मोन्स। क्लासिकल डेफिनेशन बेटा क्या है, ये क्लासिकल क्या होती है, पुरानी। क्लासिकल डेफिनेशन ये बोलती है कि वो ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कहां से रिलीज होते हैं बेटा, एंडोक्राइन ग्लैंड से, और कहां चले जाते हैं, ब्लड में। ठीक, ये तो क्लासिकल पुरानी डेफिनेशन हो गई, पुरानी डेफिनेशन हो गई। अब ये कहां जाएंगे बेटा, लोकेटेड, जो दूर डिस्टेंटली लोकेटेड टारगेट ऑर्गन होते हैं। पर अब ये कह रहे हैं कि करंट साइंटिफिक डेफिनेशन क्या है, कीवर्ड को पकड़ो। पहला, नॉन न्यूट्रिएंट। ध्यान रखना, अगर आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर ट्रू या फॉल्स विथ रिस्पेक्ट टू हॉर्मोन्स, दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन न्यूट्रिशन। नॉन न्यूट्रिएंट इज द कीवर्ड। क्या है, नॉन न्यूट्रिएंट। दूसरा, इंटरसेल्यूलर मैसेंजर, इसमें इंट्रा कर सकते हैं। इंट्रा और इंटर क्या होता है, इंट्रा मीन्स एक सेल के अंदर, विद इन, और इंटर मीन्स, अब देखो ये इंटरसेल्यूलर मैसेंजर है, यानी कहीं से सीक्रेट हो रहे हैं, कहीं और पे काम कर रहे हैं। समझ गए कीवर्ड्स, नॉन न्यूट्रिएंट, इंटरसेल्यूलर मैसेंजर्स, एंड आर सीक्रेटेड इन ट्रेस अमाउंट। अब इस पे ही एक सवाल बना दो, लार्ज अमाउंट्स, न्यूट्रिएंट्स, इंट्रासेल्यूलर, ये तीनों पॉइंट्स गलत हैं। तीनों पॉइंट्स गलत हैं कि नहीं, बताइए। न्यूट्रिएंट, लार्ज अमाउंट, इंट्रा, ये गलत हो गए। कर लोगे ऐसे, अब हर लाइन से ट्रेन हो जाओगे, कैसे गलती होगी वहां पर, हो ही नहीं सकती। ठीक है ना, समझ गए, पैटर्न समझ गए। हमें बारीक बारीक बनना है एनसीईआरटी में। ठीक, अब ये जो न्यू डेफिनेशन है उसका फायदा क्या हुआ, न्यू डेफिनेशन जो दी उन्होंने उसका फायदा क्या हुआ, आप ये बताओ। इट कवर्स, बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स ऐड हो गए इन एडिशन टू द हार्मोन्स, जो हार्मोन्स केवल
कहाँ से सीक्रेट होते थे? ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या हैं? हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी है, एड्रिनल है, ये अपना पीनियल बॉडी, वो ऑर्गेनाइज्ड, पता है कि वो एंडोक्राइन है। पर उसके अलावा बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स थे जो इस डेफिनेशन के अंडर भी आ गए, अब आ गए, है ना। इनवर्टिब्रेट्स के पास क्या होता है? वेरी सिंपल एंडोक्राइन सिस्टम। अब इस पे क्या आएगा? इनवर्टिब्रेट्स लैक एन एंडोक्राइन सिस्टम। समझ गए? नींद क्यों आ रही है? पानी पी लीजिए, पानी पी लीजिए। यहां कोई ऐसी बात नहीं आ रही है जिसमें नींद आनी चाहिए आपको। इनवर्टिब्रेट्स possess a very simple endocrine system with few hormones। मैं तो पहले कॉकरोच के भी पूरे हॉर्मोन्स पढ़ाती थी, पहले आते थे ना क्वेश्चंस। तो मोल्टिंग में कौन सा हार्मोन होता है, फिर जो निम्फल स्टेज से जब वो उसमें आता है तो कौन से हार्मोन्स एक्टिवेट, तो उनमें भी क्या होता है? सिंपल एंडोक्राइन सिस्टम्स होता है। पर बहुत सारे whereas a large number of chemicals act as hormones, vertebrates में तो बहुत ऑर्गेनाइज रहता है। द ह्यूमन एंडोक्राइन को डिस्क्राइब किया। अब यहां तक कोई भी डाउट हो तो पूछिए, कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछिए। पानी पी लीजिए। जी हाँ, नॉन न्यूट्रिएंट्स मतलब कि न्यूट्रिशन में उनका रोल नहीं है। कोई भी जो हम इस पर्टिकुलर डेफिनेशन के अंदर अगर हम हार्मोन बोल रहे हैं तो उसका वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं कर रहा है बॉडी को, ठीक, नॉन न्यूट्रिएंट। अमो क्लियर? हाँ हाँ वो बताऊंगी, क्योंकि जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है वो ब्लड से ही, जब कैपिलरी से वो फिल्टर होके आता है ना तो उससे बनता है। इसलिए कई बार क्या होता है, वो लोग एक जनरल मान के चलते हैं कि हम समझ रहे हैं। हम लोग समझ आ रहा है कि नहीं? जी हाँ, न्यू डेफिनेशन में बहुत सारे और मॉलिक्यूल्स इन एडिशन टू दी हॉर्मोन्स, यानी वो पुराने तो हैं ही हैं, इन एडिशन यानी जो ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनके तो सीक्रेशन है ही इंक्लूडेड, पर साथ में जो दूसरे हैं जो एक्चुअली ऑर्गेनाइज नहीं है वो भी ऐड हो जाएंगे। समझ गए? इसलिए तभी तो वो वाली कमी पूरी हो गई कि अब वो ये बोल रहे हैं कि भैया अब ये क्राइटेरिया नहीं रखेंगे कि सिर्फ एंडोक्राइन ग्लैंड के, वो तो ये कह रहे हैं अब बस ये 3 शर्तें होनी चाहिए। क्या? ट्रेस अमाउंट, नॉन न्यूट्रिएंट्स एंड इंटरसेल्यूलर मैसेज। अब क्लियर? यहां तक कोई परेशानी नहीं है? अगर किसी भी बच्चे को यहाँ पर डाउट पूछने में दिक्कत है, बाद में आकर आराम से पूछ सकते हैं, पर डाउट को कैरी नहीं करेंगे और अपने आप को गूगल से सेटिस्फाई नहीं करेंगे प्लीज। नेक्स्ट, अब ये है हमारा ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक, ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम। इशिता का तेरी पुरानी एडिशन की बुक है, हाँ न्यू भी रखनी है बेटा, क्योंकि इस बार देखो बायोमोलिक्यूल्स का टेबल चेंज हो गया ना। वैसे मैं आपको बता दूंगी पूरा, मैं आपको पूरा बताऊंगी, और ये जो पीडीएफ मैं डिस्प्ले कर रही हूँ वो बिल्कुल लेटेस्ट लास्ट एडिशन के हिसाब से, उसके अंदर जो भी एक वर्ड की भी चेंज हुई है वो डाल दिया मैंने, पर फिर भी मैं नहीं चाहती हूँ नुकसान हो कुछ भी। चलिए, ये आप देखेंगे ये जो हमारे बॉडी के एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, इसलिए देखो इसमें किडनी नहीं लिखी है क्योंकि ये ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स का पिक्चर है। वैसे तो आपको पता है जीआईटी से भी हार्मोन रिलीज होते हैं, किडनी से भी होते हैं, हार्ट से भी होते हैं, लिवर से भी होते हैं। अब हमारे बॉडी में जो ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो है हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पैंक्रियास, एड्रेनल, टेस्टिस और ओवरी। अब आपको पता है गोनाड्स मतलब क्या होते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। गोनाड्स मीन्स, लिखिए रजिस्टर में, गोनाड्स का मतलब क्या है? गोनाड्स अच्छा, प्राइमरी और एसेसरी का क्या मतलब होता है बच्चों? वेरी गुड, जो मेन है। जैसे मैंने बोला प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, अब सेक्स अगर हम बात कर रहे हैं तो उसका काम है गैमेट बनाना, तो प्राइमरी यानी जो
गैमीट बना रहा है, और एक्सेसरी जो हेल्प कर रहा है। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स यानी गोनैड्स, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स यानी कि गोनैड्स, जो कि मेल में क्या है, फीमेल में क्या है, टेस्टिस में अगर मैं TES लिख दूं तो, अगर मैं TES लिख दूं तो होमवर्क पता करके आना, ठीक? कहीं स्टडी करके आओगे तब मिलेगा, गूगल पे भी अब तुम लोग तो मुझे पता देखोगे, नहीं देखोगे? अच्छा, ये पता करके आना कि TES कहाँ लिखेंगे, TES क्या लिखेंगे, ठीक? क्यों? ICSE, हाँ, तो कौन सा सिंगुलर कौन सा प्लूरल तुम पता करके आना, ठीक? अब ये जो पैंक्रियाज है ना, ये हेटेरोक्राइन ग्लैंड है। क्या है? हेटेरो मीन्स, हेटेरो किसे बोलते हैं? डिफरेंट, मतलब वो पूरी तरह से एंडोक्राइन भी नहीं है, पूरी तरह से एक्सोक्राइन भी नहीं है, इसलिए लिख लेते हैं पैंक्रियाज इज अ, ये सब रजिस्टर में लिखना है, मेरे लिए तो एनसीईआरटी से बड़ी कोई चीज नहीं है, तो मैं जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा वो आपके एनसीईआरटी के बगल में ही लिखवाऊंगी जहां कंटेंट दिया है, समझ गए? पैंक्रियाज, क्योंकि यहां पर लेबल्ड है इसलिए बता रही हूं, पैंक्रियाज यहां ये आपको एनसीईआरटी में लिखना है। पैंक्रियाज इज अ हेटेरोक्राइन या कॉम्पोजिट ग्लैंड, क्या बोलते हैं? कॉम्पोजिट ग्लैंड, मतलब उसमें बहुत सारा पोर्शन एक्सोक्राइन है और थोड़ा सा पोर्शन एंडोक्राइन। उसका डिटेल में वहां पर बताऊंगी, आइलेट्स किसे बोलते हैं और एक्टिनाई किसे बोलते हैं, ठीक है? ये मिक्स्ड ग्लैंड है। क्या है बेटा? मिक्स्ड ग्लैंड। 3 वर्ड हो गए, कॉम्पोजिट, हेटेरोक्राइन और मिक्स्ड, क्योंकि इसमें एंडोक्राइन पोर्शन भी है और एक्सोक्राइन पोर्शन भी है। क्लियर है? कोई परेशानी? अच्छा, लोकेशन देखो कितना बढ़िया है। आपको क्या दिख रहा है? पिट्यूटरी नीचे है कि पीनियल नीचे है? ठीक है, ठीक। कुछ टर्मिनोलॉजी कर लेते हैं अगर हम डॉक्टर बनने वाले हैं। हाइपो मीन्स कम, हाइपो मीन्स कभी भी मैं बोलूं हाइपो सिक्रेशन, लेस। हाइपर मन बोलते ना, हाइपर मत बिहेव करो। हाइपर मीन्स ओवर। नॉर्मल, जब भी हमारी बॉडी में कोई चीज नॉर्मल सीक्रेट हो रही है तो क्या होगा? हर चीज अच्छे से फंक्शन करेगी। पर अगर कम होगी तो भी डिस्टर्ब हो जाएगा और ज्यादा होगा तो भी डिस्टर्ब हो जाएगा। तो अगर मैं बोलूं हाइपर सीक्रेशन तो ज्यादा, हाइपो मीन्स कम। अब क्लियर? इसी तरीके से पीनियल को बोलते हैं एपिफाइसिस और पिट्यूटरी को बोलते हैं हाइपोफाइसिस। लिखो, पीनियल इज नोन एज, पीनियल को क्या बोलते हैं? एपी मीन्स अपॉन, दिख रहा है ऊपर है। पीनियल को एपिफाइसिस, वो सब मत कर लेना, सैंड वैंड ब्रेन सैंड, जितना भी कचरा पहले का पढ़ के आए हो। पूछोगे भी ना और आता भी होगा तो मना कर दूंगी, क्योंकि नहीं आता है। फालतू ज्यादा एक्यूमुलेशन करोगे ना तो काम की जो चीज है वो सब फेड हो जाएगी। आपको ऐसा लगेगा वो ज्यादा है, वो फैसिनेट करता है। अरे भाई ये इतने अच्छे पॉइंट्स है, हमारी एनसीईआरटी में तो कुछ यहाँ गलतियां यहीं से होंगी। हाइपो मीन्स नीचे। कौन है नीचे? लिखो भाई, पिट्यूटरी को क्या बोलते हैं बच्चों? एपो, एपो, पिट्यूटरी, हाइपोफाइसिस। भैया जरा प्यार से डायग्राम्स की लोकेशन, ऑर्गन्स की लोकेशन भी जरा प्यार से देखा करो। प्यार से इसलिए बोलती हूँ क्योंकि जब बहुत प्यार से एनसीईआरटी को देखोगे ना तो ऐसा लगेगा बस यही है जो हमें एम्स दिल्ली में पहुंचाएगी, एम्स में पहुंचाएगी, क्योंकि यही है और कुछ है ही नहीं। सारा खेल इसी का है।
एपिफाइसिस ऊपर, पिट्यूटरी देखो नीचे, फिर थायराइड, पैराथायराइड हम करेंगे, थाइमस आपको पता है, पैंक्रियाज, एड्रेनल, सुप्रारीनल। एड्रेनल को क्या बोलते हैं? सुप्रा मीन्स ऊपर, किसके ऊपर? जैसे हमारी टर्मिनोलॉजी क्या है, किडनी के लिए रीनल, लिवर के लिए हिपैटिक, हार्ट के लिए कार्डियक, लंग्स के लिए पल्मोनरी, ऐसा होता है ना, तो सुप्रा रीनल। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत थोड़े और पुराने हो जाओगे तो फिर क्वेश्चंस भी, क्विज भी चलाऊंगी, चला लूं यति? एक आप लोगों की टीम, एक इनकी टीम, देखते हैं कौन जीतता है। मैं तो वो भी उसमें भी किया था, क्रैश कोर्स में। क्या होता है कि जो अब हम क्वेश्चनिंग होती है और हम अलर्ट होकर आंसर करते हैं तो हमारे रिफ्लेक्स बहुत तेज हो जाते हैं। होते हैं कि नहीं होते हैं? जैसे मान लो मैंने आपको सिर्फ पढ़ाया और मैंने आपसे बात ही नहीं करी, मैंने अपना सुनाया चली गई, और उसके बजाय मैंने जैसे आपसे कुछ पूछा, फिर मैं बोलूंगी चलो 2 टीम बना लेते हैं, अब देखते हैं ये क्या आंसर, तो आप लोगों को लगेगा अब आंसर देना है, अब ध्यान से सुनना है, पूरी क्लास को ध्यान से सुनोगे। सुनोगे कि नहीं सुनोगे? पानी पी लो, एक भी बच्चा उबासी लेगा, मैं पानी पियो जल्दी से। चलो नेक्स्ट, द एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन प्रोड्यूसिंग डिफ्यूज टिश्यू। इसका मतलब क्या हुआ है कि प्रॉपर एंडोक्राइन ग्लैंड जो हैं, जो यहाँ पर मेंशन्ड है वो, और साथ में इशिता समझ गए, एंड डिफ्यूज टिश्यूज लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, सब मिलाकर क्या कॉन्स्टिट्यूट करते हैं? अब बनेगा सवाल इससे और बच्चों का गलत होगा। एंडोक्राइन सिस्टम इंक्लूड्स हार्मोन प्रोड्यूसिंग, ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स ओनली। दूसरा, endocrine glands and hormone producing diffuse tissues located in the different parts of the body। फिर नीचे both B and C, A and B, जो भी उन्होंने दिया ऑप्शन। आई समझ में? ऐसे पढ़ा जाता है 360 के लिए। अब आ गया नेक्स्ट पॉइंट कि इसमें हमारे जो ऑर्गेनाइज, ये बोल रहे हैं ना, अभी सिर्फ ऑर्गेनाइज के एग्जांपल पूछ रहे हैं, ऊपर उन्होंने बता दिया कि ऑर्गेनाइज भी इंक्लूड होंगे और डिफ्यूज्ड यानी जो अलग अलग हैं वो भी इंक्लूड होंगे। अब वो बोल रहे हैं ऑर्गेनाइज का एग्जांपल क्या है? पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, एड्रिनल, पैंक्रियास, पैराथायराइड, थाइमस एंड गोनाड्स। क्लियर? इन एडिशन टू दीज, यानी ये जो ऑर्गेनाइज्ड हैं इनके अलावा सम अदर ऑर्गन्स, एग्जांपल जीआईटी, लिवर, किडनी, हार्ट also produce hormones। A brief account of the structure and function of all major endocrine glands and hypothalamus are given in the sections। समझ गए? एक वर्ड भी एनसीईआरटी का छोड़ना पाप है। आप सोचोगे मैडम एनसीईआरटी क्यों? एक वर्ड भी छूटा ना, वहां एक क्वेश्चन गया, क्योंकि आप उस नजर से नहीं पढ़ पाओगे। जो ये मैं आपको बता रही हूं ना, ये लाइन, ये वर्ड गलत होगा, ये सेंटेंस, यहीं से ही बच्चे मेरे यहाँ से 360 लाते हैं। मेरी कोई महानता नहीं है, मैं क्योंकि बता देती हूँ यही आएगा, छोड़ना मत। समझ गए? चलो आगे बढ़े। अब आ जाओ हाइपोथैलेमस। अब इसके कीवर्ड पकड़ो। अभी देखो हाइपोथैलेमस आपने देखा था ना यहाँ बच्चों, देख लिया था, देखा था। अब एक काम करते हैं, इससे भी अच्छा एक डायग्राम पहले देख लेते हैं। हाँ, ये बहुत प्यारा डायग्राम है, इससे आप लोग समझ सकते हो। देखो बेटा क्या दिख रहा है इसमें। आपको ब्रेन के पार्ट्स पता है? मेजर पार्ट्स, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। तो फोर ब्रेन का एक मेजर पार्ट होता है डाइनसेफेलॉन, समझ गए? उसके बेसल, अरे सेला टर्सिका, रुक जा रे, सेला टर्सिका, हाँ इधर ये दिख रहा है, ये फोर ब्रेन। आपको क्या दिख रहा है? फोर ब्रेन के बेसल पोर्शन में क्या दिख रहा है बच्चों? ये है हाइपोथैलेमस, दिख रहा है? लोकेशन दिख रहा है? और उसके नीचे आपको क्या दिख रहा है? पिट्यूटरी। ये इस तरीके से लोकेटेड रहता है। क्लियर है कि नहीं? अब यहां देखो, ये हाइपोथैलेमस है, ये आपका पिट्यूटरी है, और दोनों के बीच की जो स्टॉक है उसे बोलते हैं, ये वर्ड आपको एनसीईआरटी में लिखना है, ये नहीं दिया है। जहां पर एनसीईआरटी में स्टॉक लिखा है, स्टॉक लिखा है ना बच्चों, नहीं दिख रहा है स्टॉक?
अभी कर लेंगे तब वहां पर लिख लेना। आपके एनसीईआरटी में सिर्फ स्टॉक दिया है, इनफंडिबुलम नहीं दिया है, वहां आपको लिखना है। आपकी कॉपी है, सब लिख रहे हो ना? हाँ शाबाश। आपने लोकेशन देख ली, अब आपको क्लियर है। अच्छा देखो ये कितना ब्यूटीफुल है बच्चों, ये देख रहे हो पीनियल, यति समझ आ रही है? ये सब आप लोग मेडिकल में पढ़ोगे, यही चीज को आप मेडिकल में पढ़ोगे, जो आपकी ह्यूमन एनाटॉमी है उसी को डिटेल में पढ़ोगे। तो ये देखो, ये ऊपर है, ये थैलेमस है, उसके नीचे हैंग हो रहा है क्या? पिट्यूटरी। आराम से दिख गई लोकेशन? कोई परेशानी? कोई भी परेशानी हो तो बताइए, यहां देख लीजिए इसको आराम से। आयुष क्लियर हो रहा है? पक्का? अब आपने लोकेशन देख ली, लोकेशन देख ली, अब एनसीईआरटी पढ़ो। अब एनसीईआरटी पढ़ते हैं। क्या बोल रही है एनसीईआरटी? हाइपोथैलेमस इज द बेसल पार्ट ऑफ डायनसेफेलॉन फोरब्रेन। दिख गया आपको? आपको डायग्राम दिखा दिया, आप कभी नहीं भूलोगे। विजुअल मेमोरी बहुत तेज होती है। आपने देख लिया कि ये यहाँ लोकेटेड था, फोर ब्रेन था, उसका भी एकदम बेसल पार्ट, वहां पर क्या लोकेटेड था? अब यहां से क्या गलती कराएंगे? फोर ब्रेन की जगह मिड ब्रेन दे देंगे, हाइंड ब्रेन। ये तो अब आप समझ गए ना। अब आप खुद वैसे ही सोचना शुरू कर दो। जब भी रीड करो ना, आप 3 टेक्निक्स करो। एक तो हर लाइन से एक क्वेश्चन बनाओ और फोन को फेंक दिया करो, फेंक दो फोन को। लाइन रीड करी और ऐसे नहीं कि मतलब सो ही गए आंख बंद करके, मतलब सोचना है कि यार इस लाइन से ऐसा क्वेश्चन आएगा। और जब कोई पैराग्राफ हो ना, उस पैराग्राफ से स्टेटमेंट, मल्टीपल स्टेटमेंट सोचो कि यार ये मैंने पैराग्राफ पढ़ लिया, अब मैं सोचता हूँ कि ये लोग मुझसे वहां क्या गलती कराएंगे। जैसे सपोज मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कि जैसे अपन ने एंटीरियर पिट्यूटरी की पूरे हार्मोन्स की लिस्ट पढ़ ली और अपन ने पोस्टीरियर पिट्यूटरी की भी पढ़ ली। अब वहां पर क्या आएगा? पूरा एक डब्बा दे देंगे लिस्ट, कौन कौन से एंटीरियर, हाउ मेनी आर सीक्रेटेड फ्रॉम एंटीरियर। तो अपन लोग अपने दिमाग में कि अच्छा ये था, ठीक है। तो जो काम हमें वहां करना है उसका आधा काम अभी आप इसे 1 साल में कर लोगे। ये नहीं कि वहां जाके हम सोचेंगे, हमारी तो पूरी तैयारी होगी, हमें वहां जाके सिर्फ परफॉर्म करना है। तो वहां पर आपका 35 से 40 मिनट में पेपर हो जाएगा। आपको ये ट्रेन करना है अपने आप को 10 महीने में। और जब भी कोई ऐसी चीज हो जिसमें सीक्वेंस बना सको, वो आपको प्रैक्टिस करनी है रोज, वो मैं आपको होमवर्क दूंगी। ठीक, चलो अब ये आ गया। तो इसमें क्या है बच्चों? बेसल पार्ट ऑफ डायनसेफेलॉन फोरब्रेन। इट रेगुलेट्स अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ बॉडी फंक्शन। लिखो पहला, ये रजिस्टर में लिखो, पहला थर्मोस्टेट ऑफ बॉडी। क्या है? क्या है बच्चों? ये क्या है बॉडी का? थर्मोस्टेट है। थर्मोस्टेट मींस बच्चों, थर्मोस्टेट मींस हीट गेन। ये सब रजिस्टर में लिखिए, हीट गेन एंड हीट लॉस सेंटर्स। हीट गेन एंड हीट लॉस सेंटर्स का क्या मतलब है बच्चों? बताओ। जब आपको ठंड लग रही है, जब आपको आपकी बॉडी को ठंड लग रही है, आपका उसका टेम्परेचर डाउन हो रहा है, तो हमारी ये मसल्स को नहीं पता कि शिवर करना है। वो इंस्ट्रक्शन कहाँ से आएगा? हाइपोथैलेमस से, ताकि शिवरिंग हो और हीट जनरेट हो। तो वो है हीट गेन सेंटर। और जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो स्वेटिंग के थ्रू हीट लॉस करना। तो हीट गेन एंड हीट लॉस सेंटर्स आर लोकेटेड इन हाइपो। तभी तो वो बोल रहे हैं कि वाइड स्पेक्ट्रम। ठीक, नेक्स्ट थर्स्ट सेंटर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों? थर्स्ट सेंटर। थर्ड सेंटर कहाँ लोकेटेड है? हाइपोथैलेमस में, थर्ड सेंटर। ठीक, सौरभ को देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सौरभ इतने अच्छे से पढ़ रहा है।
सौरभ तू इसके बाद लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ाई करना, ठीक है? टाइम मत वेस्ट करना कहीं भी, अपना खा पी के फिर पढ़ने बैठ जाना, सेल्फ स्टडी करना। चलो नेक्स्ट है सेटाइटी सेंटर। क्या है बच्चों? सेटाइटी क्या होता है भाई? सेटाइटी सेंटर जो हमें खाने के बाद एक सेटिस्फेक्शन मिलता है ना, अब हो गया। आपने कभी सुना है जो थोड़े से डिप्रेशन में होते हैं ओवर ईटिंग करते हैं? सुना है कभी? जब हमारा पूरा माइंड बैलेंस्ड होता है ना, तो हम हर चीज बैलेंस में करते हैं। जितना बॉडी को रिक्वायर्ड हो उतनी स्लीप, जितना बॉडी को जरूरत है उतनी डाइट। इसलिए बहुत अपने माइंड पे काम, मतलब ये नहीं कि हम बस कुछ भी कर रहे हैं, जो मन आया वो करेंगे, तो फिर सारी बॉडी डिस्टर्ब हो जाती है ना। हीट गेन, हीट लॉस सेंटर भी हाइपोथैलेमस में है, और सेटाइटी सेंटर यानी अब जो लगता है ना कि नहीं बस अब हो गया। और तीसरा थर्स्ट सेंटर। थर्स्ट सेंटर का काम कहाँ आएगा? जब मैं किडनी के फंक्शंस पढ़ाऊंगी, वो आता है ना JGA, मतलब जब GFR कम हो जाता है तो हाइपोथैलेमस एक वर्ड दिया है, उसमें समझाया नहीं है उन्होंने। आप याद करो, GFR जब कम हो जाता है तो उसमें एक लाइन लिखी है, हाइपोथैलेमस ऑल्सो प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल। कैसे? थर्ड सेंटर एक्टिवेट होगा, थर्ड सेंटर एक्टिवेट होगा तो फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ जाएगी। आई समझ में? ये सब एक दूसरे से रिलेटेड होता है बच्चों, ठीक? तो ये क्लियर है, लिख दिया सब। अब अगर क्वेश्चन आया कि एक पर्सन को इंजरी हो गई है एक्सीडेंट में, तो उसको ना उसका थर्मल कंट्रोल चला गया, तो कौन सा पार्ट इफेक्ट हुआ होगा? कर लोगे, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, कर लोगे ना पक्का? ठीक है, यहां तक कोई भी परेशानी हो तो बताइए। नहीं है? नेक्स्ट, ये आपने देख लिया। अब ये आ जाओ मेन इंपॉर्टेंट चीज, इस पे एक क्वेश्चन तय है आना 100%। इट कंटेन्स, हाइपोथैलेमस की बात हो रही है, इट कंटेन्स सेवरल न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स। ये स्पेशल टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स कॉल्ड न्यूक्लियाई विच प्रोड्यूस हॉर्मोन्स। न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स जो स्पेशल टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं, और वो क्या सीक्रेट करते हैं? हॉर्मोन्स। पर जो हॉर्मोन्स यहां से बनते हैं वो दो टाइप के हैं। कौन कौन से? रिलीजिंग और इनहिबिटिंग। रिलीजिंग और इनहिबिटिंग दोनों ही जो है वो अपनी एक्टिविटी किसके ऊपर करते हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर। किसके ऊपर? और बोलते हैं अगर रिलीजिंग है तो बोलेगा अब आप, एंटीरियर खुद नहीं कर रहा है, वो बोल रहा है एंटीरियर पिट्यूटरी को अब आप अपने हॉर्मोन्स रिलीज करो। और अगर इनहिबिटिंग है तो वो किसको बोल रहा है? डायरेक्ट ऑर्गन को नहीं बोलता है, किसको बोलेगा? एंटीरियर पिट्यूटरी को, कि अब अपने काम स्लो करो। आई समझ में? क्लियर है? अब however the hormones produced by hypothalamus are of two types. कौन कौन से? Releasing which stimulates secretion of pituitary hormones, and the inhibiting which inhibit the secretions of pituitary hormones. For example, बहुत सारे होते हैं, केवल आपके में दो के ही एग्जाम्पल दिए हैं। बहुत सारे होते हैं, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन भी होता है, मतलब बहुत सारे होते हैं, पर ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन भी होता है। पर आपके बुक में केवल क्या है? GnRH। ये अभी बिल्कुल चिंता नहीं करना, अभी बताऊंगी। और दूसरा क्या है? ये GnRH स्टिमुलेट कैसे करता है वो मैं अभी बताती हूँ आपको। पहले देख ही लेते हैं उसका फ्लो चार्ट, नहीं तो समझ में नहीं आने वाला। ये देखो, यहां से एक ब्रीफ आइडिया, उसके बाद इसको डिटेल में करेंगे। होता क्या है, यहां से शुरू करते हैं हाइपोथैलेमस। अब GnRH, क्या नाम है इसका? एक फ्लो चार्ट बनाइए सब लोग।
यहां लिखिए रजिस्टर में, हाइपोथैलेमस। हमारे बॉडी में हॉर्मोन्स फीडबैक मैकेनिज्म पे काम करते हैं, कोई नेगेटिव फीडबैक और कोई पॉजिटिव फीडबैक, ठीक। हाइपोथैलेमस से क्या सीक्रेट हुआ, GnRH। कभी भी ये डायरेक्टली गोनाड्स पे काम नहीं करेंगे, कभी भी ये जो GnRH है वो डायरेक्टली गोनाड्स पे काम, ध्यान रखना, क्योंकि हमेशा हार्मोन वहीं एक्ट करता है जहां उसके रिसेप्टर्स प्रेजेंट हो। ऐसे नहीं कि अगर वो जाके कहीं पर भी एक्शन दिखाएगा, ठीक। GnRH इज अ रिलीजिंग हार्मोन, पर ये गोनाड्स पे काम नहीं करेगा। किस पे काम करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी। किस पे, अभी पूरा पढ़ाऊंगी एंटीरियर पिट्यूटरी, आपको सिर्फ एक लूप दिखा रही हूं, एंटीरियर पिट्यूटरी। अब उसके बदले में, उसके रिस्पॉन्स में एंटीरियर पिट्यूटरी क्या रिलीज करेगा, गोनाडोट्रोफिन्स। क्या रिलीज करेगा, गोनाडोट्रोफिन्स। गोनाडोट्रोफिन्स का नाम क्या है, LH। ये दोनों का नाम है गोनाडोट्रोफिन्स। क्या नाम है, नोट्स भी अच्छे से लिखना, कॉपीज चेक होंगी। गोनाडोट्रोफिन्स। अब ये जो FSH और LH है, इनको बोलते हैं गोनाडोट्रोफिन्स, और ये एक्ट करेंगे किस पे, गोनाड्स पे। ये किस पे एक्ट करेंगे, आई समझ में। अब मैं आपको सबसे ज्यादा एरर वाला क्वेश्चन, आप लोग नहीं करोगे जनरली, गोनाडोट्रोफिन्स आर रिलीज फ्रॉम गोनाड्स। बच्चे क्या लगाते हैं, गोनाडोट्रोफिन्स आर सीक्रेटेड फ्रॉम, बोलो बच्चे क्या लिखते हैं, गोनाडो, नाम से कैसे लगता है, गोनाडोट्रोफिन्स आर रिलीज फ्रॉम गोनाड्स। गोनाडोट्रोफिन्स आर रिलीज फ्रॉम हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है, नहीं सीक्रेट होता है वहाँ, सीक्रेट। गोनाडोट्रोफिन्स आर रिलीज फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी एंड एक्ट अपॉन गोनाड्स। काम किस पे कर रहा है, आई समझ में। अब जब LH और FSH दोनों पे काम करेगा, मतलब टेस्टिस पे भी और ओवरी पे भी, और फिर बदले में टेस्टिस क्या रिलीज करेगा, टेस्टोस्टेरोन। ओवरी क्या रिलीज करेगी, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। फिर वो जाके अपने बॉडी में, तो यानी आप समझ रहे हो पूरा एक एक्सिस है। अगर गड़बड़ वहां पर है, अच्छा आप लोग एक चीज सोचना, अपार्ट फ्रॉम NCERT कंटेंट, कभी सोचा है कि जब किसी का माइंड डिस्टर्ब रहता है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में इरेगुलरिटीज आती हैं, होता है कि नहीं। अच्छा आप याद करो, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में एक लाइन दी है, लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन मे बी ड्यू टू स्ट्रेस, है कि नहीं है, दिया है कि नहीं है। ऐसा नहीं है कि मेन रीजन वो है, पर दिया ना, इट मे बी ड्यू टू स्ट्रेस। तो हर चीज एक्चुअली, सारे सेंटर्स हमारे कहाँ हैं, ब्रेन में, सारे सेंटर्स। ये आइसोलेटेड नहीं है कि रिप्रोडक्टिव चीज है तो वो अलग है, एक्सक्रीशन है तो अलग है, हर चीज। इसलिए अपने माइंड को बहुत बैलेंस रखना चाहिए। ओवर थिंकिंग से बचो, फालतू की रील्स देखने से बचो। गलत चीज सिखा रहे हैं क्या, ओवर थिंकिंग करोगे, पैसिव बन जाओगे, सारी एक्सिस गड़बड़। दिमाग को हेल्दी रखोगे, प्रॉपर डाइट, प्रॉपर वॉकिंग, प्रॉपर स्टडीज, प्रॉपर अच्छा कंटेंट देखना, फालतू की बकवास नहीं करना, डबल मीनिंग चीजें नहीं देखना, तो आपका हर चीज बिल्कुल सही रहेगी। क्योंकि आप कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हो ना, आपका दिमाग कुछ सही चीज कर रहा है, तो जब सही करेंगे तो सही ही होगा। हर चीज जो सही करते हैं उसका आउटकम सही होता है। हम कभी ये नहीं सोच सकते कि हम कर सही रहे हैं, गलत कर रहे हैं और सही रिजल्ट मिलेगा, वो कभी नहीं होगा। ये सब लॉ होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं लाइफ के। गलत करोगे तो गलत रिजल्ट आएगा। इसलिए कोई भी ऐसी चीज, सारे सेंटर्स, अब देखो मैं आपको और एक एग्जांपल देती हूँ। ये जो बार बार हम लोग बोलते हैं कि आप ग्रेटिट्यूड रखो, माइंड को सही रखो, क्यों? क्योंकि ये सब चीजें वहीं से ही कंट्रोल होती हैं। अब एक एग्जांपल देती हूँ। हमने पढ़ा था लिम्बिक सिस्टम
में कुछ पार्ट्स होते हैं और साथ में हाइपोथैलेमस। दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मोटिवेशन, इमोशंस, यानी वहीं से ही सब हो रहा है। अब अगर आप उसको सही रखोगे तो आप मोटिवेटेड भी रहोगे, है ना, है कि नहीं है? इमोशंस भी आपके बैलेंस रहेंगे। तो अब इस पे भी वर्क करना है, पढ़ाई तो कर ही रहे हो। बैलेंस, स्टेट ऑफ बैलेंस ऑफ योर फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ। ठीक, बहुत जल्दी कैरिड अवे भी नहीं होना है, फेलियर्स को भी फेस करना आना चाहिए, अपने अंदर वो स्ट्रेंथ भी आना चाहिए। सिर्फ बॉडी का स्ट्रेंथ नहीं होता, माइंड का स्ट्रेंथ। तो अब ये जो पूरी कहानी सुनाई है किस लिए, कि हाइपोथैलेमस से क्या रिलीज हुआ। हाइपोथैलेमस जो है ना वो रिलीजिंग हार्मोन या इनहिबिटिंग हार्मोन करता है, वो डायरेक्टली नहीं वर्क कर। ठंड लग रही है यहाँ पर, कुछ बच्चों को मैंने देखा ठंड सी लग रही है। देखो मनोज पे फैन बंद करवा दीजिए, ये दो रिमोट, ये आप आ जाओ कर लो। पता लगा ये सब बंद हो गया मेरा सिस्टम। मैं बताना उसका मतलब, जिनकी इंग्लिश अच्छी हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। हाइपोथैलेमस से क्या सीक्रेट हुआ, GnRH। बीच बीच में आंसर जोर से देना है। फिर किस पे काम किया उसने, एंटीरियर पिट्यूटरी ने क्या रिलीज किया, LHFSH को क्या बोलते हैं, गोनाडोट्रोपिन्स किस पे एक्ट करते हैं। वेरी गुड। अब अपन एक एक लूप समझते हैं, आपको मजा आ जाएगा। सबसे पहले GnRH ने काम किया पिट्यूटरी पे, कौन से, एंटीरियर पे, और उसने क्या किया, FSH LH, इन दोनों को बच्चों क्या बोलेंगे, गोनाडोट्रोपिन्स। ठीक है, गोनाडोट्रोपिन्स। फिर क्या हुआ बच्चों, इसने किस पे एक्ट किया, गोनाड्स पे। काम खत्म। एक लूप ये बन गया, एक एक्सेस ये बन गई। अब दूसरा, ये वाला CRH अभी मत करो क्योंकि ये कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, ये आपके कोर्स में नहीं है। जस्ट आपको बता रही हूँ कि हम दूसरा कर ले। अच्छा, GHRH मतलब ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग, मतलब रिलीजिंग। ये सारे आपको करने नहीं है नाम, ये अभी नहीं करने हैं, पर बता रही हूँ। सारे रिलीजिंग हार्मोन यहाँ से रिलीज होंगे। फिर GHRH एक्चुअली किस पे काम करेगा, पिट्यूटरी, और वो क्या रिलीज करेगा, ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन किस पे काम करेगा, हमारे बॉडी के टिश्यूज पे, और किस पे, लिवर पे बेसिकली। ठीक है, इसी तरीके से सारा काम होता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि एक रिलीजिंग हार्मोन है जो एक्ट कर रहा है पिट्यूटरी पे, और पिट्यूटरी उसके बदले में किसके ऊपर क्या सीक्रेट कर रहा है, ACTH। सुना है ACTH, नहीं सुना, एड्रेनो कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और फिर ये एक्चुअली काम करेगा किस पे, एड्रेनल कॉर्टेक्स। इसी तरीके से सारी चीज होती है। मतलब रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट होते हैं हाइपोथैलेमस से, एक्ट करते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी पे, एंटीरियर पिट्यूटरी फिर टारगेट ऑर्गन पे। ठीक, अब जब भी ये वाला पूरा उनका रिलीज हो गया, मतलब प्रॉपर एक्सेस चल रही है, तो जैसे ही गोनाड्स के सीक्रेशन अगर बढ़ जाएंगे, कौन से सीक्रेशन, गोनाड्स के, यानी टेस्टोस्टेरोन बढ़ गया, ईस्ट्रोजन, तो वो नेगेटिव फीडबैक देगा। ऐसे नहीं कि ब्लड में रिलीज ही होते रहेंगे, रिलीज ही होते रहेंगे। फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है कि जब जरूरत नहीं है, उसकी मात्रा बढ़ गई है ब्लड में, तो वो नेगेटिव फीडबैक से कंट्रोल रहेगा। समझ गए, तभी तो हमारे बॉडी फंक्शंस अच्छे से वर्क करते हैं। और जहां ये एक्सेस गड़बड़ हो जाती है, वहां हाइपो या हाइपर, हाइपो हाइपर होगा तो नॉर्मल फंक्शन नहीं होंगे। ठीक, नेक्स्ट, यहां तक क्लियर है। अब एक चीज, दो हार्मोन्स ऐसे हैं जो एक्चुअली कहां सीक्रेट होते हैं, हाइपोथैलेमस में। बनते कहां पर हैं, पर स्टोर होते हैं और रिलीज होते हैं कहां से, ये हम इस पे अभी काम करेंगे। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे इसको। ठीक, चलिए अब वापस आ जाते हैं हमारी NCERT के कंटेंट पे। चलिए अब आ जाइए यहां से, ये वाली लाइन अब क्लियर हुई पूरी, लास्ट लाइन पक्का। अब आ जाओ, ऑन द अदर हैंड, जैसे हमने एक रिलीजिंग हार्मोन का नाम याद किया, वैसे ही
दूसरा एक एग्जाम्पल है इनहिबिटिंग हार्मोन जिसका नाम है सोमैटोस्टैटिन। स्टैटिक मीन्स रुकना, स्टॉप। सोमैटोस्टैटिन फ्रॉम द हाइपोथैलेमस इनहिबिट द रिलीज ऑफ, किसको रोक रहा है बेटा? ग्रोथ हार्मोन। फ्रॉम दी पिट्यूटरी। अब ये वाली लाइन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लगती है मुझे, आप इसको पूरे इस डायग्राम को देखो। आपको इसमें क्या दिख रहा है? हाइपोथैलेमस में मैंने आपको बताया ये स्पेशल टाइप के न्यूरॉन्स हैं जिनको हम लोग क्या बोल रहे हैं? न्यूक्लियर। ठीक, आप ये देखो, ये उसकी सेल बॉडी है, क्या है बेटा? और ये उसका एक्सॉन है, और ये देखो ये इसका नर्व एंडिंग्स है। ठीक, दूसरे वाला देखो, ये न्यूरॉन है, ये डायरेक्ट जा रहा है किस पे? पोस्टीरियर पिट्यूटरी, यानी पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज अंडर दी डायरेक्ट न्यूरल कंट्रोल। डायरेक्ट किसके न्यूरल कंट्रोल में? पर हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी के बीच में एक आपको क्या दिख रहा है? पोर्टल सर्कुलेशन। लिखिए इसके बारे में, सबसे पहले लिखिए portal circulation is a specialized portal circulation is a specialized network। ये क्या दिख रहा है प्यारे बच्चों? एक नेटवर्क दिख रहा है, एक जाल दिख रहा है। लिखो पोर्टल सर्कुलेशन। पोर्टल सर्कुलेशन is a specialized network where blood flows through two separate capillary buds, separate capillary beds बिफोर रिटर्निंग टू द हार्ट। होता क्या है? अच्छा एक बात बताओ, आपको ये तो पता है कि सबसे पहले एक बड़ी, जो मैं अभी बता रही हूँ पूरा डिक्टेट कर रही हूँ, सबसे बड़ी जो आर्टरी होती है वो एओर्टा होती है। अभी लिखवा रही हूँ, रुको रुको, पहले थोड़ा समझा रही हूँ। पहले एओर्टा होती है, पता है ना, हार्ट से जो मेजर आर्टरी होती है वो होती है एओर्टा। फिर उसकी ब्रांचेस होती हैं जिसे हम क्या बोलते हैं? आर्टरीज। फिर आर्टरीज की और पतली पतली ब्रांचेस आर्टेरियोल्स, मतलब ये एक ट्री की तरह है। एक ब्रांच एओर्टा, फिर उसकी आर्टरीज, फिर आर्टेरियोल्स, फिर कैपिलरीज। फिर वहां से वीनस कनेक्शन शुरू हो जाता है, उस कैपिलरी से वेन्यूल्स, वेन्स, वेना केवा, है ना, ऐसे। पर मतलब अल्टीमेटली हर ऑर्गन का कनेक्शन किसके साथ होता है? हार्ट के साथ। पर कैपिलरी कनेक्शन क्या होता है? दो ऑर्गन्स आपस में कनेक्टेड हैं, विदाउट पहले डायरेक्टली हार्ट में ना जाकर पहले आपस में ही कनेक्टेड हैं। इसको बोलते हैं पोर्टल सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं? इसका और टाइप्स मैं आपको बॉडी फ्लूइड्स वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगी। रीनल पोर्टल सिस्टम, हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम और हिपैटिक। ठीक है, वो एक्चुअली मेन चैप्टर है जहां पर पोर्टल सर्कुलेशन पढ़ाया जाता है। पर क्योंकि यहाँ पर पोर्टल सर्कुलेशन दिया है, इस पोर्टल सर्कुलेशन जो कि हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के बीच में है, उसको बोलते हैं हाइपोफाइसियल। लिखो हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बच्चों? हाइपोफाइसिस किसका दूसरा नाम है? हाइपोफाइसिस किसका दूसरा नाम है? पिट्यूटरी। तो इस सर्कुलेशन को क्या बोलते हैं बेटा? हाइपोफाइसियल पोर्टल सर्कुलेशन। हाइपोफाइसियल पोर्टल सर्कुलेशन। अगर मान लो ऐसा आ गया तो इसमें डरने की जरूरत है ही नहीं। हाइपोफाइसियल, हाइपोफाइसिस अभी बताया ना किसका नाम है? अच्छा और भी, और सोचो कैसे दिया हमारी एनसीईआरटी में, एडेनो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो एक्चुअली हाइपोफाइसिस क्या है ये भी तो सोचना चाहिए, है ना। ऐसे रीजनिंग अपने दिमाग में डाला करोगे, ऐसे क्यों लिख रहे हैं?
एडिनो हाइपोफाइसिस। तो हाइपोफाइसिस क्या है? पिट्यूटरी। आप समझ गए? अब हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम, ये वाला जो कैपिलरी नेटवर्क दिख रहा है। तो आप पूरा डेफिनेशन लिखिए जिसने नहीं लिखा है। पोर्टल सर्कुलेशन इज अ स्पेशलाइज्ड नेटवर्क where blood flows through two separate capillary bed in series before returning to the heart. Before returning to the heart मतलब होना क्या चाहिए था? होता क्या है यूजुअली कि मतलब अगर हाइपोथैलेमस से ब्लड है तो वो पहले कहाँ जाएगा? हार्ट में। ऐसे ही पिट्यूटरी से भी पहले कहाँ जाना जाएगा? हार्ट। पर यहाँ पर क्या हुआ? इन दोनों कैपिलरीज के बीच में ही क्या बन गया? एक नेटवर्क बन गया। इस तरीके के सर्कुलेशन को क्या बोलते हैं बेटा? पोर्टल सर्कुलेशन। आप क्लियर है? समझ गए? एक ऐसा सर्कुलेशन जो दो कैपिलरीज के बीच का नेटवर्क है बिफोर डायरेक्टली गोइंग टू द हार्ट। अब क्लियर है? कोई परेशानी? पक्का? मैं पूछूंगी क्वेश्चंस, मैं पूछूंगी। अगर किसी ने मेरे से पढ़ा है तो उनको पता होगा। मैं लास्ट में आप लोगों से पूछूंगी, किसी से भी, इसलिए ध्यान से सुनेंगे। क्लियर है? यहां तक सब क्लियर है? अब दीज हॉर्मोन्स, कौन से हॉर्मोन्स? जो हाइपोथैलेमस से रिलीज हो रहे हैं, ओरिजिनेटिंग इन दी हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स। यानी कि ये जो स्पेशल सेल्स हैं वो क्या हैं? न्यूरॉन्स। स्पेशल टाइप के न्यूरॉन्स हैं जो हार्मोन सीक्रेट कर रहे हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियाई। पास थ्रू दी एक्सॉन। किसके थ्रू पास हो रहे हैं बच्चों? एक्सॉन के थ्रू। एंड आर रिलीज्ड फ्रॉम देयर नर्व एंडिंग्स। कौन से नर्व एंडिंग्स? जो यहाँ पर नर्व एंडिंग्स हैं वहां से रिलीज हो रहे हैं। आ रही है समझ में कि नहीं? कहां से रिलीज हो रहे हैं? nerve endings. These hormones reach the pituitary through a portal circulatory system and regulate the functions of anterior pituitary. समझ गए? पहले तो nerve endings पे रिलीज हो गए, अब ये हॉर्मोन्स पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू कहां गए? एंटीरियर पिट्यूटरी। पर जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वो डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन में, वहां पर वो ये पोर्टल सर्कुलेशन नहीं है। आई समझ में? द पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज अंडर द डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन। अब आप इस डायग्राम को जरा अच्छे से देखो, आपको और क्या दिख रहा है। 2 मिनट तक शांति से देखो कि कितना अच्छा डायग्राम है। ये हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी, डायरेक्ट दोनों में ही नर्व एंडिंग से होगा, ध्यान रखना। दोनों में ही क्या आएगा? नर्व एंडिंग्स। पर यहां पर बीच में दोनों के क्या शुरू हो गया? पोर्टल। और यहां से सीधा आई समझ में? कोई परेशानी? अमो क्लियर हो रहा है आपको? ये फर्स्ट बेंच से दिक्कत हो रही है देखने में? पक्का? नहीं तो फिर थोड़ा पीछे बैठ जाना अगली बार से। तेरा तो अच्छा चल रहा है क्या शिवांग? अच्छा चल रहा है ना? इस बार कितने की तैयारी करनी है? ठीक है ना भैया? लड़के ने क्रैश कोर्स में इतना इम्प्रूव कर दिया। कितने नंबर बढ़े क्रैश कोर्स में? 70-80 नंबर बढ़ गए एक महीने में बायो में। आप 80 नंबर बढ़ना समझ रहे हो? 80 नंबर एक महीने में। उसमें से भी 2-3 क्लास तो गायब था, है ना? 1 या 2 दिन नहीं आया था। मतलब आप मान के चलो 25-26 दिन में इसके 80 नंबर बढ़े हैं। मैं सुनता ध्यान से था, जितनी देर बैठता था ना, और होमवर्क रोज करके लाता था। चलो ठीक है। अब ऐसा जादू की छड़ी तो नहीं कर सकते कि भाई 150 से 360 कर लें एक महीने में। एक महीने में नहीं कर सकते, साल में तो हमने किए हैं बहुत। एक लड़की थी पिछले साल, उसके कमेंट्स भी आते रहते हैं, निधि टेलर। वो उसकी खासियत थी, उसका फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत अच्छा था, बायो में बहुत परेशान थी। पहले ऐसा केस मैंने देखा, फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत तेज, बायो में बोलती थी मैम 5-6 इतने मोटे मोटे मैंने कोचिंग में रजिस्टर्स बनाए हैं। मैंने बोला उनको हटा दो, फिर उसको पढ़ाया। और उसके बाद तुम थी उस ग्रुप में? नहीं थी। उसके आ गए
150 से 335। चल एक ही उसमें उसके कमेंट्स भी आते रहते हैं हम लोगों के वीडियोस में क्योंकि वो पढ़ी है ना उसको एकदम बायोस पता नहीं क्यों नहीं हम कहते हैं बहुत रजिस्टर रटे हमने। चलो ये हो गया। अब अपन लोग इसको देख लेते हैं। अब ये भी देख लिया आप लोगों ने। अब आ जाओ पिट्यूटरी। अब क्या है पिट्यूटरी। पिट्यूटरी छोटा सा ग्लैंड होता है सिर्फ मटर के दाने के बराबर, पी साइज्ड। तो काम कितना सारा कर रहा है, मास्टर ग्लैंड है, पी साइज्ड, स्मॉल पी साइज्ड ग्लैंड। लिखो एनसीईआरटी में लिखो, इट इज नोन एज हाइपोफाइसिस। इट इज नोन एज, आपको लोकेशन दिखाई दी है मैंने, पीनियल थोड़ा ऊपर है ना तो उसे क्या बोलते हैं, एपी। एपी मीन्स अपॉन, है ना, क्या बोलते हैं, और हाइपो मीन्स नीचे। क्लियर है। अब आपको ये जो डिप्रेशन दिख रहा है इसको बोलते हैं सेला टर्सिका। क्या बोलते हैं, ये बोनी कैविटी है स्फीनोइड बोन की। लिखो एनसीईआरटी में लिखना है ये चीज। एनसीईआरटी बिना कटी पटी अच्छी साफ सुथरी उसमें लिखो सेला टर्सिका जहां दिया है हमारी एनसीईआरटी में वो लिखो। इट इज द कैविटी इन स्फीनोइड बोन। स्फीनोइड बोन की कैविटी जिसे क्या बोलते हैं, सेला टर्सिका। सेला टर्सिका आपको उसी शेप की दिख रही है ना जैसा आपने पिट्यूटरी देखा। आपने ऊपर हाइपोथैलेमस से नीचे हैंग होती है पिट्यूटरी देखी कि फिर से दिखाऊं, उसी शेप का दिख रहा है ना ये बोनी कैविटी। तो ये बोन है स्फीनोइड बोन और उसकी कैविटी है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेला टर्सिका। समझ गए क्या बोलते हैं। अब द पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन अ बोनी कैविटी कॉल्ड सेला टर्सिका। तो बोनी कैविटी ऑफ स्फीनोइड बोन आएगा, ये आएगा, ये मत सोचना ये एक्स्ट्रा है ये नहीं करेंगे, ये आएगा, ठीक। एंड इज अटैच्ड टू हाइपोथैलेमस बाय अ स्टॉक। अब लिखो कॉल्ड इनफंडिब्यूलम। द स्टॉक इज नोन एज इनफंडिब्यूलम। स्टॉक को क्या बोलते हैं बच्चों, सौरभ लिख लिया पक्का, स्फीनोइड बोन लिख दिया, शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। इट इज डिवाइडेड एनाटॉमिकली, ये अपन अभी करेंगे, पहले ये 2 पॉइंट्स लिखिए आप आराम से क्योंकि ये अति में ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों चीजें। अब तुझे समझ आ रहा है एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है, अब ले आएगा फुल। पहले कैसे पढ़ी थी, मॉड्यूल से। कितने मॉड्यूल पढ़े थे, बहुत सारे। ब्रेन सैंड भी पढ़ा होगा, है ना, बहुत बढ़िया। टोटल जितना कूड़ा कचरा दिमाग में भर के दे दिया कि लो बेटा ले जाओ, फिर आना 2 साल और ड्रॉप लेना, हमारे यहाँ ही पढ़ना। बहुत बढ़िया। वैसे अच्छी स्ट्रेटेजी है बच्चों से पैसा कमाने की, मॉड्यूल पकड़ा दो, पढ़ाते जाओ पढ़ाते जाओ पढ़ाते जाओ। चलो यहां तक आप लोगों ने कर लिया। बोनी कैविटी किसकी है, स्फीनोइड बोन की। और क्या किया, इनफंडिबुलम। बस इतना ही आएगा एक्स्ट्रा में, है ना, एक्स्ट्रा में इतना ही आएगा। अब उसकी एनाटॉमिकल डिविजन्स करने के लिए बच्चों क्या करेंगे बताओ, यही बना दो ना फ्लो चार्ट से आप लोग, या तो रजिस्टर में बना दो। लिखो फ्लो चार्ट लिखो, एनाटॉमिकल डिविजन्स, पिट्यूटरी के एनाटॉमिकल डिविजन्स क्या है बच्चों बताओ, क्या क्या लिखा है। एडिनो हाइपोफाइसिस, एडिनो, देखो यति बार बार हाइपोफाइसिस हाइपोफाइसिस बोल रहे हैं ये लोग, है ना, बोल रहे हैं ना, एडिनो हाइपोफाइसिस। और दूसरा क्या है बेटा, न्यूरो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस। ठीक है प्यारे बच्चों, लिख दिया एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस।
फिर एडिनोहाइपोफाइसिस के भी 2 पार्ट सब बना लो, एडिनोहाइपोफाइसिस के बना लो 2 पार्ट्स। क्या बनाओगे बच्चों? पार्स डिस्टालिस, पार्स इंटरमीडिया। ठीक है बच्चों, आज आप लोग जिस कंटेंट तक हमारा खत्म होगा उतना कंटेंट क्वेश्चन बैंक से करके आना। और एक चीज बता दूं, उस क्वेश्चन बैंक में अगर मेरा एक एक सवाल मॉनिटर्ड है, अगर एक अक्षर भी आपको ऐसा लग रहा है कि बाहर का है तो वो करना पड़ेगा। वैसे तो पूरी एनसीईआरटी बेस्ड है, पर वो क्यों दिया है कि उसके आने की प्रोबेबिलिटी है इसलिए दिया है। ठीक है, अगर मान लो जैसे मैंने आपको सिर्फ इतना बताया इनफंडिबुलम, तो वो आ सकता है इसलिए बताया, तो वो कर लेना जितना भी है। और उसमें आप लोग जैसे कल सर ने बताया था ना, ये नहीं करना कि लेटे लेटे मॉड्यूल एक के पीछे आंसर देख लिया, पूरा बैठ के टाइमर लगा के अच्छे से। तो पिट्यूटरी के एनाटॉमिकल डिविजन्स क्या है बच्चों? पहला है एडिनोहाइपोफाइसिस, न्यूरोहाइपो, भैया ये स्मॉलेस्ट, चलो स्मॉलेस्ट अभी उसमें ज्यादा उसमें नहीं जाती हूँ, नहीं तो कंट्रोवर्शियल जो है लिख दो। एकदम छोटा पी साइज का है, ठीक है। हमारे बॉडी का लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होता है थायराइड, हमारे बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है लिवर। आप समझना, वहां पर ये मत बोलना शिवाली मैम ने गलत पढ़ा दिया था। अगर लार्जेस्ट ग्लैंड आएगा लिवर, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड थायराइड। ये छोटा सा है, काम बहुत करता है, मास्टर ग्लैंड है, समझ गए। Adenohypophysis consists of 2 portions, pars distalis and pars intermedia। अब समरी खोलो अपने एनसीईआरटी की समरी। समरी में क्या दिया है? क्या दिया है? पार्स डिस्टालिस सीक्रेट क्या दिया है? समझ गए? समरी में क्या दिया है? पार्स डिस्टालिस सीक्रेट्स, गोला लगा दो उसको, आएगा। अब बच्चों इधर देखो, न्यूरोहाइपोफाइसिस को क्या बोलते हैं? न्यूरोहाइपोफाइसिस को क्या बोलते हैं? न्यूरोहाइपोफाइसिस को क्या बोलते हैं? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। और पार्स डिस्टालिस को क्या बोलते हैं? आई समझ में? हमारी बॉडी में पार्स इंटरमीडिया भी इसमें मर्ज्ड है, पर इसका हार्मोन उसमें अभी 6 में इंक्लूड नहीं किया है, याद रखना। यही चीज आपको बताना चाह रही हूँ। वो जो 6 बाहर दिए ना, उसके नाम बताओ मुझे, जल्दी से बताओ 6 के नाम। यहां से कर लेते हैं, बहुत सरल है। 6 के नाम गिन के बताओ मुझे जल्दी बेटा। इशिता 6 के नाम बताओ बच्ची। रुक जा, तेरी स्पीड देख के हम लोग डर जाते हैं। एक है FSH, ये एक। अभी 6 के नाम बता रही हूँ। दूसरा क्या है? अभी हमने शुरू नहीं किया है पिट्यूटरी, उसकी चिंता मत करो, वो सब कराएंगे। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, खत्म। आई समझ में? और सबका नेचर क्या है? पेप्टाइड। अच्छा, केमिकल नेचर का टेंशन मत लेना। केमिकल नेचर सारे हार्मोन्स का जो है ना अलग अलग नहीं करना। अपन क्या करेंगे, एक्सेप्शन हटा देंगे, बाकी सबको पेप्टाइड में डाल देंगे। एक्सेप्शन क्या है? जितने भी स्टीरॉयडल है उनको अलग कर देंगे, जितने भी आयोडोथायरोनिन है उसको अलग कर देंगे, कैटेकोलामाइंस को अलग कर देंगे, बाकी सबको पेप्टाइड। अपन ऐसे थोड़ी करेंगे ये एक में रट रहे हैं पेप्टाइड, फिर दूसरे पैराग्राफ में भी रट रहे हैं। हम ये काम नहीं करेंगे, गधा मजदूरी हमें करनी नहीं है। हम तो क्या करेंगे, एक्सेप्शन हटा दो, जितने भी स्टेरॉइडल हैं वो हटा दो, T3 T4 हटा दो, और वो कैटेकोलामाइन हटा दो, और बाकी क्या करेंगे? अभी भी ठंड लग रही है, देख लो थोड़ा सा। तो ये 6 हार्मोन्स के नाम क्लियर हैं? कौन कौन से? रिपीट करिए। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। अब इसमें इन्होंने आपका
ये जो दो हैं ये आप अलग कर लो। और एक कौन सा था बच्चों? MSH, वो अभी नहीं दिया है ना यहाँ पर। अब इसको देखते हैं, यहां से करते हैं। आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ। ये देखो डायग्राम कितना बढ़िया है, पूरा ड्रॉ नहीं करना है। ये तो आप लोग फर्स्ट ईयर में करोगे ना ये सब पढ़ाई। आपको क्या दिखाना चाहती हूं मैं, एक तो ये, ठीक, लोकेशन आप देख लो इन दोनों के बीच में किस तरीके से कनेक्शन होता है। और आप ये देखो, ये आपको दिख रहा है पार्स इंटरमीडिया किस तरीके से फ्यूज्ड है, ये दिखाने के लिए डायग्राम डाला है। पार्स इंटरमीडिया हमारी बॉडी में किस में फ्यूज्ड है? पार्स डिस्टालिस के साथ। वैसे क्लियर है आपको? पक्का? और ये जो है ये क्या है? पार्स नर्वोसा। आई समझ में? पक्का क्लियर है? अब वापस हमारी एनसीईआरटी पे आते हैं। आ जाओ, चलो अब यहां से रीड करते हैं। अभी आपने एनाटॉमिकल डिविजन्स कर लिए थे। द पार्स डिस्टालिस रीजन कॉल्ड एज एंटीरियर पिट्यूटरी। पार्स डिस्टालिस को ही क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसेस ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, TSH, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड FSH। पार्स इंटरमीडिया केवल एक हार्मोन सीक्रेट करता है जिसको क्या बोलते हैं? MSH। और ह्यूमंस में पार्स इंटरमीडिया इज ऑलमोस्ट मर्ज विथ। अब एक और क्वेश्चन बनाओ इससे, एक और क्वेश्चन बनाए। एडिनो हाइपोफाइसिस कितने हार्मोन सीक्रेट करता है? बना दिया? बनाया कि नहीं? ठीक है यति, एडिनो हाइपोफाइसिस में कितने आ जाएंगे? और अगर सिर्फ पार्स डिस्टालिस आया, कर लिया क्वेश्चन? नहीं आया समझ में अमोघ? नहीं आया तो पूछो, हमें तो पता चल जाता है कि किसको आया किसको नहीं। पूछ लो, हमें तो यहां से ही समझ आ जाता है। अभी एनाटॉमिकल डिविजन्स कराए थे, क्या क्या कराया था एनाटॉमिकल डिविजन्स में? एडिनो हाइपोफाइसिस के कितने पार्ट्स थे? पार्स डिस्टालिस, और आपको क्या बताया था उसमें कि वो दोनों फ्यूज्ड हैं। अब अगर पूरे सबके हार्मोन्स करेंगे उन दोनों के तो किस में आ जाएगा? एडिनो हाइपोफाइसिस। तो एडिनो हाइपोफाइसिस में पार्स डिस्टालिस के भी आएंगे, पार्सेंट। अगर सिर्फ क्या पूछा? पार्स डिस्टालिस, तो क्या करोगे? अब बताओ, कोई दिक्कत? ऐसे बनते हैं सवाल, हल्का समझ रखा है एनसीईआरटी को। कितने क्वेश्चन बन सकते हैं आधे एक पेज में? आई समझ में? चलो अब आ जाओ, ये देखो। अब ये देखो, इसमें मुझे बताओ क्या दिख रहा है, क्या समझ में आ रहा है? न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स। क्या दिख रहा है बच्चों? किसके? बढ़िया डायग्राम है, मेडिकल में यही तो पढ़ते हैं अपन। न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स देखो, अलग अलग टाइप के सिक्रेटरी सेल्स हैं। न्यूक्लियाई देखो, पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू आ गए कहां पर? एंटीरियर पिट्यूटरी। ठीक बच्चों, अब आपने ये देखा पोस्टीरियर पिट्यूटरी डायरेक्ट किसके? अभी पोस्टीरियर पिट्यूटरी का एक्चुअली बता ही नहीं रहे, ये वाला पूरा एंटीरियर पिट्यूटरी की बात हो रही है। ठीक, चलो अब और देख लेते हैं यहां से। न्यूरोहाइपोफाइसिस, जिसको हम क्या बोलते हैं? पार्स नर्वोसा, इज नोन एज पोस्टीरियर पिट्यूटरी। स्टोर्स एंड रिलीजेस का मतलब बताओ, इस वाले वर्ड का मुझे मतलब बताओ। स्टोर्स एंड रिलीजेस का मतलब बताओ। प्रोड्यूसेस नहीं लिखा है, क्या लिखा है? प्रोड्यूसेस में आएगा तो क्या लिखोगे? स्टोर्स एंड रिलीज में आएगा तो क्या लिखोगे? आई समझ में? काम खत्म। Which are actually synthesized by hypothalamus and transported axonally। axonally का मतलब क्या है? axon मतलब होता क्या है? जो न्यूरॉन होता है उसका एक, ये जो है ये सेल बॉडी है, और ये जो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है वो क्या है? एक्सॉन। तो एक्सोनिकली मतलब एक्सॉन के थ्रू वो रिलीज होते हैं और नर्व एंडिंग से रिलीज हो जाते हैं। ठीक,
यहाँ तक के कंटेंट में कोई भी परेशानी हो तो बताइए। ये आप देखो, ये सिर्फ एक्सेस बता रही हूं, अभी शुरू नहीं किया एंटीरियर पिट्यूटरी के डिटेल में हार्मोन्स। एक्सेस क्या होती है? हाइपोथैलेमस है, क्या सीक्रेट कर रहा है? थायरोट्रोपिन रिलीजिंग। मैंने आपको बोला आपके बुक में सिर्फ जीएनआरएच का दिया है, पर बहुत सारे रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होते हैं। थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कहां से सीक्रेट हुआ? किस पे एक्ट किया? उसने क्या किया? टीएसएच। टीएसएच का नाम क्या है? थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। तो किस पे एक्ट करेगा? थायराइड ग्लैंड क्या सीक्रेट करेगा? T3 और अगर इनकी मात्रा बढ़ गई, ये लिखा है ना, अगर रेज्ड लेवल है, बढ़ गए तो ये नेगेटिव फीडबैक देंगे, और अगर कम है मतलब बॉडी ने यूज कर लिया है और कम है तो क्या होगा? इसको बोलते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। आई समझ में कि नहीं? अगर हमारे ब्लड में अगर क्वेश्चन आता है कि लो लेवल ऑफ T3 T4 इन द ब्लड स्टिम्युलेट्स, पॉजिटिव फीडबैक, तो स्टिम्युलेट किसको करेंगे? एंटीरियर पिट्यूटरी को, कि क्या रिलीज करो? टीएसएच अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हाइपोथैलेमस। समझ में आ गई? हाई लेवल ऑफ T3 T4 नेगेटिव फीडबैक, इनहिबिट्स टीएसएच। आई समझ में? ये हमारे बॉडी का नॉर्मल फीडबैक मैकेनिज्म है। अगर ये डिस्टर्ब हो गया तो होता है जो आप बोलते हो ना, हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म। डिस्टर्ब्ड फिजियोलॉजी है, डिजीज्ड कंडीशन। आई समझ में? अब बताओ ये कितना अच्छा लूप है। यही सब मेडिकल में पढ़ाया जाता है, आप पूरा यही पढ़ोगे। जो आप आज बेस बना रहे हो वही आप फर्स्ट ईयर में पढ़ोगे, पूरी एनाटॉमी, पूरी फिजियोलॉजी बॉडी की। आई समझ में? कोई दिक्कत? पक्का? समझाओ अमोघ, क्या है इसमें? अगर अमाउंट्स ऑफ हार्मोन्स जो है, नहीं तो मुझे ये पूरी एक्सेस समझाओ। हाइपोथैलेमस रिसीव करता है नेगेटिव या पॉजिटिव फीडबैक, लाइक हार्मोन्स का एक्यूमुलेशन पे डिपेंड करता है। ऐसा भी कह सकते हैं कि प्रोपोर्शनल रहता है कि अगर हार्मोन्स का अमाउंट इंक्रीज होगा, अगर ये नैनो अमाउंट्स, नैनोग्राम्स में सीक्रेट होता है, ट्रेस अमाउंट में। मान लो T3 T4 कम हो गया है, किस वजह से कम हो गया? हमारी बॉडी ने यूज कर लिया। अब ये लिखा है ना, यूज ऑफ हार्मोन्स बाय मोस्ट, ये अगर कम हो गया है तो स्टिम्युलेट हो जाएगा कौन? हाइपोथैलेमस। ठीक, क्या रिलीज करेगा? TRH, फिर उसके बाद ये एंटीरियर पिट्यूटरी अपना काम करेगा। और अगर T3 T4 एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा हो गए हैं तो अब बॉडी को जरूरत नहीं है, तो क्या होगा? आई समझ में? कोई दिक्कत? पक्का? ये देखो, ये इसलिए फ्लो चार्ट्स दिखा रही हूं ताकि रटना ना पड़े। कोई भी चीज को आप रटोगे नहीं फिजियोलॉजी में। हाइपोथैलेमस, TRH, एंटीरियर पिट्यूटरी, TSH, थायराइड। अगर आपके पास सफिशिएंट आयोडीन है डाइट में तो वो मैच्योर हो जाएंगे। अगर आयोडीन एडिक्वेट है तो ये पूरा बन गया। अगर इनएडिक्वेट होगा तो आपको पता ही है, फिर लो T3 T4 दिखेगा। ठीक, अब ये देखो, अब ये दूसरा मैं दिखा रही हूँ फ्लो चार्ट। ये दूसरा फ्लो चार्ट दिखा रही हूँ। क्या दिख रहा है इसमें? हाइपोथैलेमस है, क्या रिलीज किया उसने? किस पे एक्ट किया? पिट्यूटरी ने क्या रिलीज किया? FSH-LH ने बदले में क्या रिलीज किया? FSH-LH ने किस पे काम किया? टेस्टिस पे। टेस्टिस ने क्या रिलीज किया? अगर टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाएगा तो आई समझ में? कोई परेशानी? कोई भी फीडबैक लूप बना सकते हो, बना के दिखाओ GnRH का, सब लोग अपनी अपनी कॉपी में बिना देखे GnRH का लूप मुझे बना के दीजिए। अभी मैंने प्लेन स्लाइड चला दी है। और बिना डरे, कुछ नहीं, अगर नहीं आएगा तो अपन करेंगे। देख सौरभ, ऊपर बना हाइपोथैलेमस, इसमें नहीं, दूसरा पेज निकाल। हाँ लिख, सबसे ऊपर लिख हाइपोथैलेमस। खुद ही हाथ चलने लगेंगे, चलेंगे कि नहीं यति? जैसे ही अपन लोग के दिमाग में चीज, अपना हाथ चलना शुरू हो जाएगा। हाइपोथैलेमस से क्या बना? क्या सब लोग लिखो, देखते हैं कितना आता है।
एक आपने बना दिया GnRH का पूरा पूरा बन गया एक्सेस। एक और बनाओ, किसका बेटा? थायराइड वाला, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कर दो, TRH कर लो। एक और बनाओ लूप, हो गया ना? अब रुको मैं बता रही हूँ, एक एक्टिविटी करेंगे अभी। सबने GnRH वाली कर ली, अब कॉपीज एक्सचेंज करके चेक करो, आपस में कॉपीज एक्सचेंज करके करो, और अगर नहीं किया है तो मुझसे आके पूछो, और अगर गलत किया है तो भी वो पार्टनर बता देगा कि इसने गलत किया है। अभी करके बताओ। बच्चू तूने कर लिया? आप दोनों ने, आप तो समझदार हो, आप उसका चेक करो। हो गया? आप लोगों ने आपस में चेक कर लिया? इशिता उसका सही है जी? अच्छा कोई बात नहीं, वैसे सही है लूप। आप लोगों का देख लिया, चेक कर लिया? यति आपने किया उसका चेक, सही है उसका? उसने आपका कर लिया? आप दोनों ने कर लिया? सेटिस्फाइड? क्यों बच्चों, आप लोगों ने कर लिया? हो गया? आपने किया था, इसने सही किया था? कोई बात नहीं, वैसे सही है, वैसे सही है ना? एफर्ट अगर किया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो अपन को करना पड़ेगा, और अगर गलत किया है तो उसको सुधारना पड़ेगा। ठीक? एक दूसरे का आपने चेक किया, सबने कर लिया, वेरी गुड। अब आज के क्लास की समरी करते हैं। आज हमने क्या क्या पढ़ा? चलो समरी में आप लोग मुझे बताओगे, मैं सिर्फ लिखूंगी, आप लोग मुझे बता दोगे क्या क्या पढ़ा? जल्दी से बताओ, कहां से शुरू किया था अपन ने? आप लोग ना मुझे बताते जाओगे एक एक पॉइंट, हाथ उठा के। मैं सिर्फ लिख के दूंगी, मैं देखती हूँ कितना याद है आप लोगों को। सबसे पहले आपको कुछ याद है आज क्या पढ़ा? कुछ याद नहीं है? उसको सोशल एंजाइटी होती है। हाँ बोलो। वेरी गुड, यानी हमारे बॉडी का जो कोऑर्डिनेशन है वो अमोघ बोलो किसकी वजह से है? न्यूरल और हार्मोनल। अब बेटा आप बताओगे कौन सा फास्ट है, कौन सा शॉर्ट लिव्ड है? हाँ न्यूरल क्या है? फास्ट, और हाँ बोलते जाओ मुझे। शॉर्ट लिव्ड, फिर पॉइंट टू पॉइंट, वेरी गुड, पॉइंट टू पॉइंट। हार्मोनल कैसा है? और क्या है? लॉन्ग लास्टिंग, वेरी गुड। वाइड स्प्रेड, वेरी गुड, शाबाश। क्लियर हो गया? ठीक, अब ओम बताएगा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हमने ये पढ़ी थी ओम कि हॉर्मोन्स की क्लासिकल और मॉडर्न डेफिनेशन बताइए। कोई बात नहीं, डरो मत, आप में से कोई बताना चाहता है? हाँ classical definition is hormones are released from endocrine. एक्सीलेंट। क्लासिकल डेफिनेशन क्या बोलती है? शयन ने बिल्कुल सही बताया है। क्लासिकल बोलती है कि दे आर दी सिक्रेशंस फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ये बोलती है कि किसके सिक्रेशंस हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स के। पर अब जो मॉडर्न डेफिनेशन है शयन, वो क्या बोलती है? हाँ कीवर्ड्स बोलो। वेरी गुड, नॉन न्यूट्रिएंट। दूसरा ट्रेस अमाउंट, वेरी गुड। इंटर सेल्यूलर मैसेंजर्स, एक्सीलेंट। ये क्या हो गई? न्यू डेफिनेशन। तो न्यू डेफिनेशन में केवल एंडोक्राइन ग्लैंड्स आएंगे या बॉडी के डिफ्यूज टिश्यूज भी
आएंगे, सब आएंगे, शाबाश। अब आ जाओ, नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था? हाँ, अच्छा, अब आप लोग मुझे बताओगे बच्चियों में से एक्सोक्राइन ग्लैंड के एग्जाम्पल्स, कोई भी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के एग्जाम्पल। स्वेट ग्लैंड्स, वेरी गुड, स्वेट ग्लैंड्स, मेमरी ग्लैंड्स, और बेटा सेबेशियस ग्लैंड, वेरी गुड, सेबेशियस ग्लैंड्स। स्वेट ग्लैंड्स, सेबेशियस ग्लैंड्स क्या सीक्रेट करते हैं बेटा? सीबम या ऑयल होता है ना, कई कई लोगों की स्किन बहुत ऑयली होती है, ये सब क्या है? अच्छा, ये पूरे डक्ट्स होते हैं जो ऊपर आके रिलीज हो जाता है उससे सीक्रेशंस। तो स्वेट ग्लैंड्स, मेमरी ग्लैंड्स, टीयर ग्लैंड्स जिसको बोलते हैं लैक्राइमल ग्लैंड्स, यहाँ पर होता है पूरा लैक्राइमल ग्लैंड, पूरा ये पैसेजेस होते हैं यहाँ से आकर, फिर कभी कभी ज्यादा रोते हैं तो नाक से भी पानी आने लग जाता है ना, जब बहुत रोते हैं तो धड़ 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 धड़, क्योंकि ओवरफ्लो होता है ना, पैसेज तो इतना सा है। अब लड़कियों को ज्यादा भी रोना आता है कभी कभी, तो धड़ 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 पूरा यहाँ से भी नाक से भी पानी। तो ये सब क्या है? मेमरी ग्लैंड्स, लैक्राइमल ग्लैंड्स जिसको टीयर ग्लैंड्स बोलते हैं, लैक्राइमल ग्लैंड्स, ये सब क्या है बच्चों? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। क्लियर? एंडोक्राइन ग्लैंड्स तो आपको पता ही है कौन कौन से हैं, नाम लेते जाओ। हाइपोथैलेमस, फिर पिट्यूटरी, फिर पीनियल, फिर एड्रेनल, फिर टेस्टिस, ओवरी। हाँ, अब लास्ट बेंच वाला बच्चा बताएगा एक कॉम्पोजिट ग्लैंड का एग्जाम्पल। बता बता, तेरे पीछे। हाँ हाँ, बोल, तू बता ललित। वेरी गुड, पैंक्रियाज को हम लोग बोलते हैं कॉम्पोजिट ग्लैंड यानी हेट्रोक्राइन ग्लैंड या मिक्स्ड ग्लैंड। उसका 98% हिस्सा एक्सोक्राइन है जो पैंक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है, और 2% क्या है? एंडोक्राइन। समझ गए? उसमें भी सेल्स अलग अलग होते हैं, एक एकिनर और एक आइलेट्स, वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब इसके बाद हमने क्या किया था बच्चों, जल्दी बताओ, और क्या पढ़ा था आज? हाइपोथैलेमस, वेरी गुड। हाइपोथैलेमस का देखो, अभी ये वाला कंटेंट यहाँ से आएगा, फिर पिट्यूटरी का यहाँ से। हाइपोथैलेमस का लोकेशन, हाइपोथैलेमस बेटा बताओ। वेरी गुड, बेसल पार्ट ऑफ डायनसेफेलॉन। वेरी गुड, डायनसेफेलॉन जिसे क्या बोलते हैं? फोर ब्रेन। शाबाश, फोर ब्रेन। फिर इसके न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स को क्या बोलते हैं? वेरी गुड। ये जो न्यूक्लियाई होते हैं, ये कितने टाइप के हार्मोन्स रिलीज करते हैं? कौन कौन से? एक रिलीजिंग और एक इनहिबिटिंग। रिलीजिंग क्या करता है बच्चों? स्टिम्युलेट करता है। क्या करता है? स्टिम्युलेट करता है। और इनहिबिटिंग क्या करेगा बेटा? इनहिबिट यानी रोकेगा। किसको? ये दोनों किस पे काम करेंगे? एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी पे काम करेंगे। वेरी गुड। इसके अलावा कुछ और फंक्शंस भी बताए थे, यहां से बताओ। वेरी गुड, बॉडी का थर्मोस्टेट, एक्सीलेंट। और बच्चियों थर्स्ट सेंटर, थर्स्ट सेंटर यहाँ पर लोकेटेड है। सेटाइटी सेंटर, वेरी वेरी गुड। सेटाइटी सेंटर भी कहाँ लोकेटेड है? कंप्लीट, कोई दिक्कत? अब आप लोग बताओगे पिट्यूटरी। यहां तक क्लियर है? अब आ जाओ पिट्यूटरी, बताइए जल्दी जल्दी बताओ पिट्यूटरी का दूसरा नाम। वेरी गुड, पिट्यूटरी का दूसरा नाम हाइपोफाइसिस। फिर बताओ बेटा कहाँ लोकेटेड है? बोनी कैविटी ऑफ विच बोन? वेरी गुड, बोनी कैविटी ऑफ स्फीनोइड बोन। एक्सीलेंट, उसका नाम स्फीनोइड बोन, उसका नाम सेला। वेरी गुड, सेला टर्सिका।
अब ये किससे कनेक्टेड है? हाइपोथैलेमस से। एक स्टॉक की मदद से, उसको क्या बोलते हैं? स्टॉक को बोलते हैं इनफंडिब्यूलम। फिर बताओ बच्चों इसके एनाटॉमिकल डिविजन्स, आप लोग बताओ। इसके सबसे पहले एडिनो हाइपोफाइसिस, दूसरा न्यूरो हाइपोफाइसिस। फिर यहां से बताइए एडिनो हाइपोफाइसिस के दो, पार्स डिस्टेलिस, पार्स इंटरमीडिया। वेरी वेरी गुड। पार्स डिस्टेलिस इज नोन एज एंटीरियर पिट्यूटरी। वेरी गुड। उसके बाद न्यूरो हाइपोफाइसिस इज नोन एज पोस्टीरियर। हाँ वेरी गुड। पार्स नर्वोसा, एक्सीलेंट। पोस्टीरियर पिट्यूटरी। कौन सा डायरेक्ट न्यूरल कंट्रोल में है, न्यूरल कनेक्शन है? न्यूरो हाइपोफाइसिस इज अंडर डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन। एक्सीलेंट। अब एक और पॉइंट कर लें। कौन सा बच्चों? हॉर्मोन्स के नाम बता दो, जल्दी से बताओ। हाँ, पार्स डिस्टेलिस के हॉर्मोन्स, जल्दी से। पार्स डिस्टेलिस के हॉर्मोन्स के नाम LH, FSH और प्रोलैक्टिन और एक छूट गया है TSH। इन सब का केमिकल नेचर एक्सीलेंट। अब पार्स इंटरमीडिया का हार्मोन, पार्स इंटरमीडिया। वेरी गुड। क्या नाम है? और लास्ट क्या है? पार्स नर्वोसा। इनके हार्मोन्स का नाम अभी हमने नहीं किए हैं, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन, जो एक्चुअली कहाँ बनते हैं? स्टोर और रिलीज कहाँ से होते हैं? एक्सीलेंट। पूरा कंप्लीट हो गया। कोई डाउट्स? आज तक के कंटेंट, होमवर्क आज के कंटेंट तक का पूरा आपको क्वेश्चन बैंक लगा के आना है। सिर्फ क्वेश्चन बैंक सॉल्व करना है। आज के कंटेंट में उतना ही करना है, ठीक? कोई परेशानी बच्चों? और आज जब पढ़ रहे होगे तो कोई मिस्टेक दिमाग में आई होगी ना कि नहीं ये वाली चीज हम ऐसा समझते थे, आज ऐसा क्लियर हुआ, तो वो लिख लेना मिस्टेक नोटबुक में। या कोई अगर एरर हो जाए जो सबसे इंपॉर्टेंट लगे वो लिख लेना, ठीक? थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।